वो आदमी जो कभी लाखों लोगों द्वारा पूजा जाने वाला हीरो था, खुद को गिराकर एक छोटा सा जेल गार्ड बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हीरो बिना वजह किसी को नहीं मार सकता, लेकिन जेल गार्ड आराम से ऐसा कर सकता है। कुछ समय पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने सबसे खतरनाक अपराधी को पकड़ा था और इसकी कीमत उसे अपने पूरे दस्ते की जान देकर चुकानी पड़ी। उस वक्त उसके पास उसे सीधे मार डालने का मौका था, लेकिन वो हाथ नहीं उठा पाया क्योंकि उसने अपने साथियों से वादा किया था कि अपराधी को कानून के हवाले किया जाएगा, और यही उसकी जिंदगी का सबसे पछतावे वाला फैसला साबित हुआ। सफेद बालों वाले उस शख्स को कानून ने मौत की सजा सुनाई और उसे कुछ समय के लिए अभेद्य लुक्रूस जेल में रखा गया। मेन कैरेक्टर अकेले घर पर टीवी पर खबर देख रहा था। सफेद बालों वाले की सजा के अलावा उस रात हीरो के अंतिम संस्कार की रस्म भी थी। वो बड़े उदास चेहरे से खबर सुन रहा था, तभी कोई आया और टीवी बंद कर दिया। आने वाला उसका बड़ा भाई था जो खुद एक जेल गार्ड था। मेन कैरेक्टर ने अपने भाई को देखा और अफसोस जताया कि उसने सफेद बालों वाले को खुद क्यों नहीं मार दिया, लेकिन भाई ने उसे अपने साथियों की बात मानने की सलाह दी। साथियों की वो बातें आज भी उसके कानों में गूंज रही थीं। हीरो का काम लोगों को बचाना है, मारना नहीं। चाहे कितना भी खतरनाक अपराधी क्यों ना, उसे कानून के हवाले करना चाहिए। किसी भी हालत में किसी को नहीं मारना चाहिए। इस बात से मेन कैरेक्टर सहमत नहीं था, लेकिन उसने हमेशा की तरह इस वादे को निभाया। मेन कैरेक्टर के भाई का भी मानना था कि अपराधियों पर कानून का राज होना चाहिए और फिर जेल गार्ड सजा पूरी करें। आखिर में भाई ने मेन कैरेक्टर को बताया कि सफेद बालों वाले को अगले हफ्ते फांसी दी जाएगी और फिर दोनों हीरो के अंतिम संस्कार में शामिल होने चले गए। बस यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेन कैरेक्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हफ्ते बाद उसे अपने भाई का ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। उस पल वो पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जिस शख्स को मौत की सजा सुनाई गई थी वो ठीक कैसे है और उसे मारने वाला उसका भाई कैसे मर गया। मेन कैरेक्टर चुपचाप अपने भाई के ताबूत के पास बैठा था, तभी अचानक एक आवाज ने उसकी चुप्पी तोड़ी। आने वाला लुक्रूस जेल का जेलर था। जेलर ने उसे एक टैबलेट थमाया जिसमें सफेद बालों वाले की फांसी की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग थी। जिस पल उसके भाई ने फांसी देने का आदेश दिया, उसी पल लुक्रूस जेल की बिजली चली गई और उसी के साथ सफेद बालों वाले ने जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ी। मौके पर मौजूद कई जेल गार्ड वहीं ढेर हो गए और आजाद हुए सफेद बालों वाले ने उन सबको मार डाला। मेन कैरेक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था और तभी जेलर ने बताया कि अब हालत बहुत खराब है क्योंकि सफेद बालों वाले के अलावा जेल के तमाम कैदी भी आजाद हो गए हैं। हाँ, इतनी राहत जरूर है कि जेल को समय रहते बंद कर दिया गया जिससे कैदी भाग नहीं सके, लेकिन अंदर फंसे जेल गार्डों के बाहर आने की उम्मीद अब लगभग खत्म है। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने दांत पीसते हुए पूछा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसकी करतूत थी, लेकिन जेलर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जेलर यहाँ सिर्फ एक ही काम से आया था, वो था मेन कैरेक्टर से लुक्रूस जेल में हुए इस विद्रोह को रोकने की गुजारिश करना। मेन कैरेक्टर को यह काम बिल्कुल मंजूर था, लेकिन साथ ही उसकी एक शर्त भी थी। उसने कहा कि चूंकि उसके साथी कहते हैं कि हीरो का काम लोगों को बचाना है और उसके जेल गार्ड भाई ने कहा कि सिर्फ कानून ही किसी इंसान को सजा दे सकता है और सिर्फ जेल गार्ड ही फांसी दे सकते हैं, तो लुक्रूस जेल में वो अब हीरो नहीं रहेगा, वो एक जेल गार्ड बनना चाहता है। वो बोला, मैं जेल गार्ड जू जियांगलियू हूँ, बदमाशों वेलकम हो। पहली मंजिल पर मौजूद कैदियों ने जेल गार्ड की वर्दी में मेन कैरेक्टर को देखा तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। उन्हें लगा कि वो अब भी पहले की तरह किसी को नहीं मारेगा, इसलिए सब के सब एक के बाद एक उस पर टूट पड़े। नतीजा ये हुआ कि मेन कैरेक्टर ने बस एक मुक्का मारा और सबके बीच से एक रास्ता बना लिया। इस वक्त नीचे की सभी मंजिलों पर बैठे सरगनाओं ने भी इस अलग तरह की ताकत को महसूस किया और सफेद बालों वाला तो खुशी से झूम उठा, आखिरकार तुम आ ही गए। मेन कैरेक्टर ने अपनी वर्दी ठीक की और अब से फांसी दी जाएगी। जेल गार्ड को यह कहते सुनकर कि उन्हें फांसी दी जाएगी, सामने खड़े कैदियों के अंदर आग लग गई। उनका कहना था कि हम पहली मंजिल वालों ने तो बस कुछ ही लोगों की जान ली है, हमें क्यों मारा जा रहा है, ये हमें इंसान ही नहीं समझते। बेवकूफ लोग अब भी वकील ढूंढने का रोना रो रहे थे और समझदार लोग जेल से भागने की तैयारी में जुट गए थे। उन्होंने दूसरों को मेन कैरेक्टर का ध्यान भटकाने के लिए उकसाया। हरे बालों वाला शख्स अचानक मेन कैरेक्टर के पीछे आ खड़ा हुआ। उसे लगा कि अब आजादी उसके कदम चूमेगी, लेकिन उसने मेन कैरेक्टर को कम आंका था। मेन कैरेक्टर ने बेरहमी से पलटकर एक लात मारी और हरे बालों वाला वहीं ढेर हो गया। ये नजारा देख सबके होश उड़ गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने उन्हें बड़ी मेहरबानी से एक मौका दिया, या तो वापस जाओ और ये कॉलर पहन लो या मर जाओ। कैदियों के अंदर पीछे हटने की भावना आने ही वाली थी कि भीड़ में से एक आवाज आई, बेशक हम मरना ही पसंद करेंगे। उस शख्स ने कहा, मरना तो हर हाल में है, क्यों ना एक बार कोशिश कर ली जाए, आखिर ये ऑप्शन तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन सामने वाले के मजाक उड़ाने पर मेन कैरेक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी नेकी थी। ये देखकर कि सामने वाला जेल गार्ड सच में मारने पर उतारू है, कैदी डरने लगे। तभी उसी शख्स ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे। उस शख्स ने कहा कि हीरो से डरने की कोई बात नहीं है, बस इसे मार दो और आजादी तुम्हारी है। मेन कैरेक्टर ने भी
उस शख्स को पहचान लिया तो ये तुम हो, वही कचरा जिसके बारे में जेलर ने बताया था। आने से पहले जेलर ने मेन कैरेक्टर को यहाँ की बेसिक जानकारी दी थी। लुक्रूज जेल में कैदियों को उनके खतरे के लेवल के हिसाब से बांटा गया है। पहली मंजिल पर 300 कैदी हैं जो आमतौर पर सीरियल किलर हैं। भूतल पर 100 से ज्यादा कैदी हैं जो एक गांव को तबाह कर सकते हैं। दूसरे भूतल पर 30 से ज्यादा कैदी हैं जो एक शहर को तबाह कर सकते हैं। तीसरे भूतल पर 10 कैदी हैं जो एक देश को तबाह कर सकते हैं। चौथे भूतल पर 5 कैदी हैं जो एक पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकते हैं। और 5वें भूतल पर सफेद बालों वाले समेत 3 कैदी हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। बेशक असल में इतने सारे दुश्मनों से नहीं निपटना पड़ेगा क्योंकि कैदी आपस में बिखरे हुए हैं। उन्हें मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे की पीठ में छुरा जरूर घोंपेंगे। और पहली मंजिल पर सब एक शख्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। शिल रेसन, एक आवाज से दूसरों की ताकत बढ़ाने वाला म्यूटेंट। मेन कैरेक्टर ने सामने वाले शख्स को देखते हुए उसके गुनाह पढ़े, 7 आम नागरिकों और एक सेकंड क्लास हीरो की हत्या। लेकिन उस शख्स ने मेन कैरेक्टर की बात सुधारी। कुल 10 लोग, क्योंकि वो महिला हीरो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। मेन कैरेक्टर ने उस शख्स की बदसूरत मोटी शक्ल पर बिल्कुल भी भावना न दिखाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर ने जेलर को कॉल करके पूछा कि ये जेल कितनी मजबूत है। जवाब में जेलर ने कहा कि बिल्कुल मजबूत है। ये सुन मेन कैरेक्टर निश्चिंत हो गया। लगता है अब अपनी ताकत पर कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उस शख्स को लगा कि मेन कैरेक्टर सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि बाकी हीरोज के मुकाबले मेन कैरेक्टर का नाम कोई खास मायने नहीं रखता था। उन्हें लगा कि उसने अपने साथियों की कुर्बानी देकर किसी तरह सफेद बालों वाले को पकड़ा था, इसलिए वो धीरे धीरे बदतमीजी करने लगे। शिल रेसन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी कैदियों की ताकत बढ़ गई। वो पागलों की तरह मेन कैरेक्टर पर टूट पड़े, लेकिन मेन कैरेक्टर ने सिर्फ एक लात मारी और सामने की कई कतारें बिखर गईं। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने असली मूड में आकर एक मुक्का मारा और सारे कैदी ऐसे बिखर गए जैसे फूल बिखरते हैं। जब तक मेन कैरेक्टर वहां से उतरा उसके पीछे लाशों का ढेर था, एक भी जिंदा नहीं बचा था। पहली मंजिल की फांसी खत्म हो चुकी थी, अब बाकी बचे थे। मेन कैरेक्टर चलता आ रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। बीच बीच में कुछ बचे हुए मिल जाते थे। वो उन्हें भी बड़ी मेहरबानी से मौका देता था कि कॉलर पहनोगे या मरोगे, लेकिन कॉलर पहनने वाला आज तक एक भी नहीं मिला। आमतौर पर कैदी उस पर टूट पड़ते थे और कैदी मर जाते थे। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो खुद को बहुत समझदार समझते थे, पहले हार मानने का नाटक करके कॉलर पहनने को राजी हो जाते थे ताकि मेन कैरेक्टर ढीला पड़ जाए और फिर मौका पाकर उस पर हमला कर देते थे। नतीजा ये होता था कि ताकत के फर्क का अंदाजा न लगा पाने की वजह से उनका पूरा जोर लगाने पर भी मेन कैरेक्टर की जरा सी खाल भी नहीं छिल पाती थी। उस वक्त मेन कैरेक्टर को अपने साथियों की एक बात याद आई, वो गैर फिजिकल म्यूटेंट सच में बेचारे होते हैं, बस दूर से ही मार सकते हैं, उन्हें कभी करीब से मारने का मजा नहीं मिल पाता। तो मेन कैरेक्टर ने भी घूंसों का मजा लिया। ये एहसास सच में कमाल का था। बाकी बचे लोगों को निपटाने के बाद मेन कैरेक्टर आखिरी वाली सिंगल सेल में पहुंचा। सामने उसका पुराना जाना पहचाना चेहरा था, चार्ल्स फील्ड, जिसे उन्होंने हीरो अलायंस बनाते वक्त गिरफ्तार किया था। उसके बेहद घिनौने हरकतों और मौत के सामने भी न सुधरने वाली बदतमीजी की वजह से मेन कैरेक्टर उस वक्त उसे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसकी भोली टीम लीडर ने उसे रोक दिया था। उस वक्त मेन कैरेक्टर बहुत नाराज था, लेकिन मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा था। अब उस शख्स को दोबारा सामने देखकर भी मेन कैरेक्टर ने उसे नेकी से मौका दिया। बेशक नतीजा अंदाजे के मुताबिक ही था। ये देख मेन कैरेक्टर ने और बकवास नहीं की, बिजली की तरह उसके शरीर के आर पार हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। पता चला कि पहले वाला सिर्फ एक छलावा था। फील्ड बोलने लगा कि वो लोगों को मारना इसलिए पसंद करता है ताकि वो हमेशा उन लोगों की याद में बना रहे। भले ही वो मर जाएं, लेकिन वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी शक्ल उनकी आंखों में उकेर देना उसकी क्षमता है और उसे हर एक शख्स याद है। वो उन्हें फिर से दिखा सकता है। बोलते बोलते वो एक शख्स का भूत दिखाने ही वाला था कि उसका हाथ धड़ से अलग हो गया। मेन कैरेक्टर ने बड़ी शांति से उसे देखा। सच में 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला कैदी है। तेरी जुबान तो कमाल की है, लेकिन लगता है तू मेरे वार से बच नहीं सकता। इस वक्त फील्ड को एहसास हो गया था कि वो यहीं मरेगा, लेकिन मरने से पहले उसके मन में एक सवाल था, तुझे याद है इस रास्ते में तूने कितने लोगों को मारा है? मैन कैरेक्टर ने कहा कि उसे तुम जैसे लोगों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कहते ही उसके सामने उसके मरे हुए साथी फिर से आ गए। गुलाबी बालों वाली भोली लड़की फिर से उसे समझाने लगी कि हीरो को किसी को नहीं मारना चाहिए। फील्ड को लगा कि अब वो बच जाएगा। उसे नहीं पता था कि इससे मेन कैरेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा है। इसी किसी को न मारो के चक्कर में उसका भाई मारा गया और फिर मेन कैरेक्टर ने बिना किसी नरमी के उन दोनों को एक झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। इस वक्त मेन कैरेक्टर का चेहरा बहुत डरावना था। उसने पूछा, तेरे पास और कोई फालतू बात? फील्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने साथियों के भूत को भी बेझिझक काट दिया, तो मेन कैरेक्टर ने बेरहमी से कहा, वैसे भी ये सब झूठ था। ये सुन फील्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल वो भी 2 टुकड़ों में बट गया। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने बड़ी बेरहमी से कहा कि वो अब हीरो नहीं बल्कि जेल गार्ड है। मरते मरते फील्ड ने उसकी पीठ देखते हुए कहा, तू जेल गार्ड नहीं है,
तू तो बस एक अकेला राक्षस है। और इस वक्त जेल के बाहर 3 लोग लगातार सब कुछ देख रहे थे और अंदर मेन कैरेक्टर का ये रूप देख एक लड़की बहुत एक्साइटेड थी। ये वही है, यही मेरा होने वाला पति है। अभी अभी मेन कैरेक्टर ने भूतल के गंदे लोगों को निपटाया ही था कि जेलर वहां आ गया और उससे पूछा कि क्या वो थोड़ा आराम करना चाहेगा, लेकिन मेन कैरेक्टर ने मना कर दिया और जेलर से दरवाजा खोलने को कहा। ये सुन जेलर ने और बकवास नहीं की, लेकिन उससे पहले उसके पास मेन कैरेक्टर से एक और रिक्वेस्ट थी। वो चाहता था कि नीचे जो जेल गार्ड अभी भी जिंदा हों उन्हें वापस ले आए। मेन कैरेक्टर जानना चाहता था कि हर मंजिल पर कितने लोग जिंदा हैं, लेकिन जेलर को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि भूतल से नीचे सभी मंजिलों पर कम्युनिकेशन डिवाइस नष्ट हो चुके थे। सिर्फ 5वीं मंजिल पर कनेक्शन बरकरार था। ऐसा लगता था जैसे अंदर के लोग चाहते हो कि कोई उन्हें देखे। सब सुनने के बाद मेन कैरेक्टर ने दरवाजा खोलने को कहा। जेलर के आदेश पर लोहे का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ खुलने लगा। तभी जेलर ने मेन कैरेक्टर को सावधान रहने को कहा क्योंकि भूतल और पहली मंजिल के बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना है। दरवाजा खुलते ही मेन कैरेक्टर सतर्क हो गया क्योंकि दरवाजे के पीछे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। वो बेरहमी से हमला कर रहे थे। तरह तरह की शक्तियां और गोलियां बरस रही थीं। ये देख जेलर की हालत खराब हो गई। वो मेन कैरेक्टर को आवाज लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक कैदी उसके सामने आ गया और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उस शख्स ने कहा, तो तुम यहाँ के जेलर हो? बहुत बढ़िया। एक बड़ी मछली हाथ लगी। अपनी चिकनी देह को दिखाते हुए वो शख्स बेधड़क अपने साथियों को आवाज लगाने लगा, अरे कमीनो, ये रहा तुम्हारा जेलर, जल्दी से लाइन लगाओ और मजे लो। इस वक्त उसने अपनी पूरी बदतमीजी दिखा दी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो वहीं पत्थर का बुत बन गया क्योंकि बस इस एक पल में जहां तक नजर जाती थी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने हैरान होकर ऊपर देखा तो मेन कैरेक्टर उसके सिर के ऊपर कूद चुका था। अगले ही पल मेन कैरेक्टर ने जोर का मुक्का मारा। उसके जोरदार प्रहार से जेलर दूर जा गिरा और उस शख्स का तो कहीं पता ही नहीं था। चारों तरफ बस उसके टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने ऊपर से नीचे गिरे हुए जेलर को देखते हुए कहा, तुम आगे मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। जेलर हकलाते हुए बोला, जी समझ गया। मेन कैरेक्टर के जाने लगा तो जेलर ने उसे फिर से आवाज लगाई। आखिर में उसे एक बात और बतानी थी। उसने कहा कि जिस हीरो ट्यूमेई ने पकड़ा था वो माता पिता भूतल की सिंगल सेल में है। मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसे पता है और फिर बेरहमी से वहां से चला गया। इस वक्त भूतल की सिंगल सेल में बचे हुए सारे कैदी इकट्ठा थे। बाहर से लगातार आ रही धमाकों की आवाजें सुनकर वो अपने साथियों की कामयाबी की दुआ कर रहे थे। बेशक ये उम्मीद जल्द ही टूटने वाली थी। वो औरत जो पूर्व हीरो फुम्यू है, जिसने 28 हीरोज को मारने का रिकॉर्ड बनाया है, उसे इन बेवकूफों की एक नहीं चलती। जल्द ही उसके बदतमीज रवैये ने एक तगड़े शख्स को भड़का दिया। वो बोला, मरना चाहती है, लेकिन फू म्यू को मानो कोई मजाक सुनाई दिया हो। बोली, निकम्मे कहीं के, तुम लोगों ने कभी किसी ताकतवर इंसान को मारा है? वो शख्स भड़क गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया। लेकिन असली बात यह है कि जैसे ही वो उछला, अगले ही पल वो 2 टुकड़ों में बंट गया। अब उस औरत का रूप बदल चुका था। उसके बाल और पंजे बेहद नुकीले हो गए थे। वो बोली कि जब वो हीरो थी तो उसने बहुत सारे बुरे लोगों को ठिकाने लगाया था और साथ ही उसने ताकतवर लोगों को मारने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उसे मेन कैरेक्टर की शक्ति के बारे में भी पता था, इसलिए उसने बचे हुए लोगों से मिलकर काम करने को कहा। वो उन्हें ताकतवर लोगों को मारने का तरीका बता सकती थी। दूसरी तरफ जेल के बाहर वाली 3 लोगों की टीम में छोटी लड़की मेन कैरेक्टर के इस रूप को देख बहुत खुश हुई। हालांकि पहले उसकी पसंद सफेद बालों वाला था, जिसने उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से एक शख्स ने सवाल उठाया कि ये शख्स तो हीरो है, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन छोटी लड़की ने उत्साह से कहा कि वो बात तब की थी और अब की बात अलग है। देखो, ये कहीं हीरो जैसा लग रहा है। इतना सुनने के बाद भी बाकी दोनों ने कहा कि तुझे सिर्फ एक ही चुनना होगा क्योंकि एक से ज्यादा पति रखना गैर कानूनी है। ये सुन छोटी लड़की को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। सच में फैसला करना मुश्किल है। तो फिर ऐसा करते हैं, इन दोनों में से जो भी आखिर में जिंदा बचेगा वही मेरा होने वाला पति होगा। मैं सच में जीनियस हूँ। मेन कैरेक्टर के आने से पहले फू म्यू उसके बारे में जानकारी बांटने लगी क्योंकि वो भी कभी एक बहुत अनुभवी हीरो रह चुकी है। इस वक्त बैंगनी बालों वाले शख्स स्पीडी ने सवाल उठाया, भले ही हमें उसकी शक्ति का पता चल जाए, लेकिन इसका क्या फायदा? आखिर वो उन हीरोज के संगठन का मेंबर है जो सबसे ऊंचे दर्जे के हैं और यहाँ मौजूद लोगों में सबसे बड़ा दर्जा 3 से ऊपर नहीं है। ये सुन फू म्यू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ये बात वो खूब जानती है, लेकिन जब से हीरो रोशा उस संगठन का लीडर बना है उसने हीरोज में सुधार की लहर चला दी है। पहला, उसने हीरो की परिभाषा फिर से लिखी और हीरोज को बुरे लोगों को मारने से रोक दिया। दूसरा, वो रेगुलर हीरोज को टीम बनाकर ट्रेनिंग करवाता है। आखिर में उसने हीरो के पहले से 5वें दर्जे को खत्म कर दिया। और फू म्यू इतना सब इसलिए बता रही थी क्योंकि जिस वक्त मेन कैरेक्टर उस संगठन में आया था उस वक्त दर्जे की व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। उसके पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। यहाँ तक कि बाहर वालों को लगता था कि उसका और रोशा का कोई पुराना रिश्ता है। ऐसा कहने के बावजूद वो आसानी से पहली मंजिल के सभी कैदियों को खत्म कर सकता था और वहाँ बैठे लोगों की ताकत 2nd लेवल के हीरो तक नहीं पहुँचती थी। लेकिन पेरेंट्स मुस्कुराते हुए बोले, पहली मंजिल वाले तो छोटी मछली हैं। यहाँ तक कि तुम लोग भी आसानी से ऐसा कर सकते हो ना। यहाँ हर किसी ने हजारों लोगों की जान ली है। ये पहली मंजिल वालों की तरह बिल्कुल नहीं है। बेशक पेरेंट्स ये बात इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो आदमी कमजोर है, बल्कि
हालांकि वो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें उसकी कमजोरी पता है। सैकड़ों साल पहले जब सुपर पावर वाले लोग सामने आए तो स्कॉलर्स ने उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, फिजिकल बॉडी को मजबूत करने वाले, चीजें बनाने वाले, और बाकी जो इन दोनों में नहीं आते वो स्पेशल कैटेगरी के। और पेरेंट्स को हीरो की कमजोरी इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग देखी थी। उसकी एक बड़ी कमजोरी ये थी कि वो कभी बचने की कोशिश ही नहीं करता था। इसलिए बाकी बचे सभी कैदियों ने मिलकर हीरो के खिलाफ प्लान बनाया। उन्होंने पहले कुछ कैदियों को अलग किया ताकि वो हीरो का ध्यान भटका सकें। हीरो ने उन्हें देखते ही वही पुराना ऑप्शन दिया, कॉलर पहन लो या मरो। लेकिन जवाब में उस पर दोनों तरफ से छुपे हुए लोगों ने रेंज से अटैक कर दिया। पेरेंट्स और स्पाइकी ब्रेन वेव कम्युनिकेशन के जरिए दूर से ये सब देख रहे थे, और जैसा पेरेंट्स ने सोचा था, हीरो ने अटैक से बचने की कोशिश ही नहीं की। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए पेरेंट्स ने इस अटैक में कुछ छोटी चीजें मिला दी जो उन्होंने जेल गार्ड से इकट्ठा की थी। वो कंट्रोल डिवाइस जो पावर को ब्लॉक करती है। यहाँ तक कि कोई फर्स्ट लेवल हीरो भी अगर इनमें से 15 पहन ले तो उसकी पावर पूरी तरह सील हो जाती है। और इस बार कोई रिस्क न लेते हुए उन्होंने 30 डिवाइस तैयार की थी। प्लान बहुत अच्छे से चल रहा था। एक स्पेशल कैटेगरी के पावर वाले की मदद से सारे डिवाइस हीरो पर लग गए। कैदी जश्न मनाने लगे। बस थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पेरेंट्स के प्लान में 3 बड़ी गलतियां थी। पहली ये कि हीरो की ताकत सोच से कहीं ज्यादा थी, जो किसी फर्स्ट लेवल हीरो से कहीं ऊपर थी। सारे कंट्रोल डिवाइस उसने झटके से तोड़ दिए। हालात बिगड़ते देख पेरेंट्स ने तुरंत दूसरा प्लान लागू करने का ऑर्डर दिया। इस मंजिल के जेल गार्ड्स को बंधक बना लो। और दूसरी गलती ये थी कि हीरो की पावर, जिसमें फिजिकल और स्पेशल दोनों थी, उसने बस एक उंगली उठाई और चारों तरफ काली बिजली दौड़ गई। कैदी मर गए और जेल गार्ड्स को एक खरोंच भी नहीं आई। इतना सटीक कंट्रोल था। सब कुछ खत्म होता देख ऊपर बचे लोगों ने जान बचाने के लिए कॉलर पहनने की गुहार लगाई। और तीसरी गलती ये थी कि हीरो उन्हें दूसरा मौका नहीं देता। यहाँ तक कि पीछे बैठे 2 लोगों को छोड़कर इस मंजिल के बाकी सभी कैदियों की फांसी पूरी हो चुकी थी। तब तक स्पाइकी पूरी तरह डर चुकी थी। उसने गुस्से से पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या हुआ? जो प्लान था वो तो ऐसा नहीं था। आदमी बगल में बकबक कर रहा था और पेरेंट्स अपने आप से सवाल कर रहे थे कि 30 डिवाइस भी कैसे फेल हो सकते हैं। बगल में हो रही बकबक से तंग आकर आखिरकार पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर एक झटके में उस आदमी को मार दिया। क्या बेकार चीज थी जो उसके सामने चिल्ला रही थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद भी वो शांत नहीं हुई। तू इतना ही ताकतवर है तो फ्रंट लाइन पर क्यों नहीं लड़ता? क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी उसके पीछे से सरसराहट की आवाज आई। उसने घूम कर देखा तो जिस युवक पर वो बैठी थी वो युवक चुपके से भाग रहा था। ये तो मौत को बुलावा देना था। पकड़ा जाता देख वो युवक डर के मारे रोते हुए मदद मांगने लगा। और पेरेंट्स ने बेरहमी से उसकी तरफ देखा, धीरे से अपने पंजे उठाए। लेकिन अगले ही पल उसका पंजा उसके शरीर से अलग हो गया। पेरेंट्स को यकीन नहीं हुआ। अपनी कटी हुई बाह को देखती रही, फिर धीरे से घूमकर पीछे आए हीरो को देखा। अब भाग रहे उस युवक में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हीरो ने बेरहमी से उसे देखते हुए कहा, हीरो पेरेंट्स नहीं, डेथ रो कैदी पेरेंट्स, आखिर में कुछ कहना चाहोगी? और पेरेंट्स एक हाथ से अपनी कटी हुई बांह दबाए जोर से हंसने लगी। बाप रे, इस बार सच में काम खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन उसे हीरो की तरह भरोसेमंद समझती थी। बहन उस रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन जब उसकी बहन की पावर जागी तो उसने सबसे पहले अपनी ही बहन को डेथ रो की जेल भेज दिया। कभी पेरेंट्स को अपनी बहन के भरोसे पर गर्व था, लेकिन जब वो सच में हीरो बन गई तो उसने पाया कि ये हीरो वाला काम बहुत बीमार है। कुछ हीरो विलेन को खत्म करने के चक्कर में आम लोगों की सुरक्षा की परवाह तक नहीं करते थे। इसलिए जब रोजा लीग की लीडर बनी तो उसने इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए हीरोज को किसी को मारने से मना कर दिया। और हो सकता है कि पेरेंट्स के अंदर पहले से ही कुछ गड़बड़ थी। इतनी हिंसा देखने के बाद भी जब उसे रास्ता नहीं मिला तो उसका स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पेरेंट्स हीरो की तरह काम करती रही, जब तक कि एक मिशन के दौरान उसने गलती से एक विलेन को नहीं मार दिया। पहली बार किसी को मारने के बाद पेरेंट्स को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने पाया कि ये एहसास कितना लुभावना था। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ। वो इतना खुश हुआ कि उसके आंसू निकल आए। इंसान को मारना इतना मजेदार था। उसके बाद से पेरेंट्स ने कत्लेआम शुरू कर दिया और उसे सबसे ज्यादा मजा उन हीरोज को मारने में आता था जो उससे कमजोर थे, क्योंकि उनके चेहरे पर धोखा खाने का जो भाव होता था वो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आग में कभी आग नहीं छुपती। उसके शरीर से आने वाली खून की बू जो उसकी बहन तक पहुंच ही गई तो बहन ने चुपके से अपनी बहन का पीछा किया और फिर उसने अपनी बहन का वो रूप देखा जो छुपा हुआ था। उस पल उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ये सब देख लिया है। और अपनी बहन को देखकर पेरेंट्स भी थोड़ा असमंजस में था। मैंने तुझसे कहा था ना, रात में बाहर ना निकला करो। सब कुछ खुल जाने पर पेरेंट्स ने सीधे बात करने का फैसला किया। तू भी आना चाहेगी? ये सुनकर बहन की आंखें फटी रह गईं। तू क्या कह रही है? बहन के मना करने पर पेरेंट्स ने जबरदस्ती नहीं की तो ठीक है, फिर खुद ही सही। लेकिन तभी बहन चिल्लाई नहीं। उसकी आवाज के साथ ही पेरेंट्स ने हैरानी से अपनी बाहों को बांधती जंजीरों को देखा। उसी पल उसकी बहन टोमेई की पावर जाग गई थी और टोमेई ने हीरो बनकर पहला वार किया अपनी ही बहन पर। उसके बाद से बहन टोमेई हीरो बन गई और उसकी बहन पेरेंट्स एक वांटेड क्रिमिनल। आखिरकार पेरेंट्स नाम की कैदी अपनी ही बहन के हाथों पकड़ी गई। पकड़े जाने के बावजूद पेरेंट्स मुस्कुराते हुए बोली, क्या
अब मुझे बहन भी नहीं बुलाएगी। लेकिन टोमेई बिल्कुल बेरुखी से बोली, मेरी कोई बहन नहीं है तू जैसी। हाँ तो ये तो बहुत बुरा हुआ। सीन फिर से पलटता है और अब वर्तमान में आता है। पेरेंट्स जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं है, बस उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने सुना था कि रोजा समेत लीग के दूसरे सारे हीरो मर चुके हैं और हीरो ने इसकी पुष्टि भी कर दी। फिर उसने सबसे जरूरी बात पूछी, तो क्या हीरो टोमेई भी मर गई? ये सुनकर हीरो चुप हो गया और यही सबसे अच्छा जवाब था। पेरेंट्स ने कई गहरी सांसें लेकर अपने आप को शांत किया। तो ये बात है, मर गई। मैंने उससे कहा था हीरो ना बने। सच में बेवकूफ बहन थी। आखिर में वो जानना चाहती थी कि उसकी बहन को मरते वक्त बहुत तकलीफ हुई थी और हीरो को उसे आखिरी बार देखना याद आया। टोमेई अपनी आखिरी सांसों में बस यही कह रही थी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ दीदी। तो उसने पेरेंट्स को बताया, तेरी बहन मरते वक्त तेरा ही नाम ले रही थी। ये सुनकर पेरेंट्स को पछतावा हुआ, काश उसने ये न सुना होता, क्योंकि इससे उसका दिल और भी भारी हो गया। पहले ही हार मान चुकी पेरेंट्स अब सीधे ट्रांसफॉर्म हो गई। उस पल शायद वो सिर्फ उस सफेद बालों वाले के सामने जाना चाहती थी जिसने उसकी बहन को मारा था। अपने अंदर दबे गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों न पड़े। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। चाहे वो अपनी हदों को पार कर ले, हीरो के सामने वो फिर भी बेकार थी। बस एक लात मारी और उसे आराम से उछाल दिया। बेशक नफरत की ताकत को कम मत समझो। पेरेंट्स फिर से दौड़कर आ गईं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरो ने एक सीधा घूंसा उसके शरीर पर मारा। सीधा घूंसा खाकर पेरेंट्स के मुंह से खून के फव्वारे निकल पड़े। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोड ही खत्म हो गया। पेरेंट्स ने अपने सामने वाले आदमी को नफरत से देखा। इस वक्त हीरो ने ऊपर से नीचे उसे देखते हुए बेरुखी से कहा, डेथ रो का कैदी होने के बावजूद किसी साथी के परिवार वाले को मारना सच में अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर पेरेंट्स को कुछ उम्मीद सी दिखी। उसने गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान बख्श देने की भीख मांगी, लेकिन हीरो के दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। जो लोग तुझसे भीख मांग रहे थे उनके साथ तूने क्या किया था? इतना कहकर हीरो ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिसके चारों तरफ काली बिजली घूम रही थी। पेरेंट्स ने आखिरी बार हीरो को 2 शब्द सुनाए, बहनचोद। उसके बाद पूरी जेल में धमाका गूंज गया। डेथ रो कैदी पेरेंट्स की फांसी पूरी हुई। बूढ़े दादा तो बस युवकों से दोस्ती करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि जिस जेल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। अभी अभी ऊपर से लगातार आ रहे झटकों को महसूस करते हुए सफेद बालों वाला युवक अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। हालांकि उसके पीछे वाली औरत भी 5वीं मंजिल की कैदी थी, लेकिन सफेद बालों वाले की टेढ़ी नजरों के सामने उसने जरा भी विरोध नहीं किया। ये देखकर सफेद बालों वाले को बहुत बोरियत हुई। उसे लगा कि वो आदमी ही कुछ ज्यादा दिलचस्प था। अब वो ऊपर जाकर उस हीरो से मिलना चाहता था, लेकिन अगले ही पल एक ताकत ने उसे दूर से उठाकर फेंक दिया। सफेद बालों वाला युवक उछलकर दूर जा गिरा। बेशक इस अटैक से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस वो एकदम चौंक गया था। और उसी वक्त एक शख्स धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ रहा था। नन्हे, बहुत बोर हो रहा है क्या? दादा तेरे साथ खेलने आ गए। सामने वाले की असाधारण ताकत को भांपते हुए सफेद बालों वाले को आखिरकार मजा आ गया। बहुत डरावने लग रहे हो दादा। और बूढ़े दादा भी बड़े प्यार से बोले, डरावने कैसे? मैं तो बहुत प्यार करने वाला नेक दिल दादा हूँ। उस वक्त कंट्रोल रूम में बैठा जेल गार्ड घबराकर जेलर को रिपोर्ट कर रहा था, अंडरग्राउंड लेवल 5 के बूढ़े किंगस्टन और सफेद बालों वाले हुआंग सेंगवान की मुलाकात हो गई है। मॉनिटर पर यह देखकर जेलर बहुत खुश हुआ। असल में 2 बाघों की लड़ाई में एक का मरना तय है। इस वक्त जेलर की दुआ थी कि किंगस्टन जीते, हालांकि वो भी उतना ही खतरनाक था। वो लुक्रूज जेल में बंद पहला कैदी था और सबसे लंबे समय से सजा काट रहा था। वो उन कैदियों से बिल्कुल अलग था जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान ली थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 लोग मारे थे और उसने खुद सरेंडर करके जेल जाना स्वीकार किया था। लेकिन उसने जो पहला आदमी मारा वो उस वक्त का सबसे ताकतवर विलेन था और बाकी 2 उस वक्त के सबसे ताकतवर हीरो थे। उसने बिना किसी वजह के अचानक आकर दुनिया के 3 सबसे ताकतवर लोगों को मार डाला और फिर उसे बहुत खालीपन महसूस हुआ। ताकतवर होना सच में बहुत अकेला है और इसलिए दुनिया के टॉप पर पहुंचकर उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और उस वक्त सरकार और हीरो एसोसिएशन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे यहाँ 30 साल से बंद रखा गया और फांसी नहीं दी गई। कुछ परेशानी महसूस करते हुए सफेद बालों वाले युवक ने बूढ़े दादा के साथ खेलने से मना कर दिया, लेकिन किंगस्टन दादा उस युवक से दोस्ती करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने युवक से कहा कि डरो मत, क्योंकि उसे छोटे पौधों को खत्म करने की कोई आदत नहीं है। सामने वाले के मना करने पर सफेद बालों वाला भी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने बस हाथ घुमाया और अनगिनत मांस के गोले उसकी तरफ उड़ चले। आते हुए हमले को देखकर बूढ़े ने बिना घबराए अपनी स्पेशल स्किल फ्लोइंग रॉक स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया। सारे मांस के गोले इधर उधर उछल गए और अगले ही पल वो सब फट गए। चारों तरफ खून की बारिश हो गई। बूढ़े दादा ने मुस्कुराते हुए सामने वाले से पूछा, क्या और कोई अटैक नहीं है? लेकिन जवाब में सफेद बालों वाले युवक ने कहा, तुम्हारे साथ खेलना बहुत बोरिंग है, फिर भी तुम तो जल्द ही बुढ़ापे में मरने वाले हो। ये सुनकर बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। आजकल के बच्चे बहुत शेखी बघारते हैं। उसने कहा कि वो तेरे जैसे कितनों को देख चुका है जो हमेशा सोचते हैं कि वही सबसे ताकतवर हैं। इतना कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। जो जमीन कभी नहीं टूटनी चाहिए थी वो उसी वक्त फट गई। अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बूढ़े ने अपने असली रौद्र रूप दिखाने शुरू कर दिया। उसके एक पैर के नीचे से न सिर्फ 5वीं मंजिल की जमीन टूटी बल्कि पूरी जेल हिल गई। उस वक्त जेलर को अभी भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। उसे अब भी इस जेल की मजबूती पर पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने पूरी ताकत लगाई वो ऊपर उछला और अपने दोनों पैर सफेद बालों
वाले के चेहरे पर दे मारे। सौभाग्य से सफेद बालों वाले ने फुर्ती से रिएक्ट किया और आखिरी वक्त पर बच गया। लेकिन इस जेल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जोरदार धक्के से हीरो को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब सब कुछ शांत हो गया तो जेल गार्ड डर के मारे कांप उठे, क्योंकि जिस जेल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था उसमें उस वक्त एक बड़ा सा छेद हो गया था। ये देखकर जेलर को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सफेद बालों वाले युवक ने बूढ़े दादा के कारनामे को देखा तो आखिरकार उसे कुछ दिलचस्पी जागी। वो बूढ़े दादा के साथ यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से आई आवाज ने उसे रोक दिया। जो 3 लोग कभी जेल के बाहर से सब देख रहे थे वो अचानक वहां आ गए। सफेद बालों वाले ने हैरानी से पीछे घूमकर देखा। उसे पता ही नहीं चला कि ये लोग कब आ गए। ऊपर बैठा जेलर भी हैरान था। कोई 5वीं मंजिल पर ऐसे अचानक कैसे आ सकता है? लेकिन छोटी बच्ची ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दर्शकों बाहर हो जाओ। अगले ही पल 5वीं मंजिल के सारे मॉनिटर बंद हो गए। बस जेलर बेबस होकर अपनी मेज पर मुट्ठी पटकता रह गया। बहनचोद। दूसरी तरफ पहली अंडरग्राउंड मंजिल का काम निपटाने के बाद हीरो अगली मंजिल के गेट पर आ गया। उसने कम्युनिकेशन ऑन करके जेलर से गेट खोलने को कहा, लेकिन सामने से आवाज आई कि थोड़ा रुको। हीरो कुछ देर चुप रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, क्या भूमिगत होने की वजह से सिग्नल थोड़ा कमजोर है? इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ गेट की दरार में डाले और अगले ही पल वो भारी गेट धीरे धीरे खुल गया। फिर हीरो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ये जगह ऊपर की 2 मंजिलों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न कोई इंसान था और न ही लाश। सब कुछ इतना साफ था कि शक होता था। अचानक कहीं से चीखने की आवाज आई। हीरो ने आवाज की तरफ देखा तो एक महिला जेल गार्ड उसकी तरफ भागी आ रही थी और उसके पीछे कुछ राक्षस थे। उस वक्त औरत ने सामने हीरो को देखा, लेकिन उसने हीरो के भाई का नाम पुकारा। जैसे ही वो औरत राक्षसों के हमले की चपेट में आने वाली थी, हीरो ने आखिरकार हाथ दिखाया और आराम से उन्हें खत्म कर दिया। उस वक्त बची हुई औरत ने खुश होकर हीरो को जाकर जोर से गले लगा लिया, लेकिन हीरो ने बेरहमी से उसे झटक कर अलग कर दिया। हीरो ने सामने वाली औरत को देखते हुए समझाया कि वो जांग हाओ का छोटा भाई है। ये सुनते ही औरत को बात समझ में आ गई। तो तू हीरो शू जांगलियू है? फिर उसने खुश होकर दोबारा ग्रीटिंग मारी और अपना परिचय दिया। वो मुस्कुराते हुए एक हाथ बढ़ाकर बोली, मैं तेरी भाभी हूँ, ख्याल रखना। सामने वाला हीरो ये सुनकर हैरान रह गया। उसने तो अपने भाई से ऐसी कोई बात कभी सुनी ही नहीं थी। उस वक्त अंडरग्राउंड लेवल 2 के अंदर एक केबिन में ये इलाका एक भाई बहन की जोड़ी का था और इस मंजिल के सारे कैदियों को उन्होंने पुतला बना दिया था। उस वक्त बहन को महसूस हुआ कि उसका प्यारा कुत्ता अभी मर गया। ये सुनकर भाई ने कहा, हाँ तो वो आदमी सच में नरक में जाने लायक है। समझते ही हीरो उसी वक्त अपनी भाभी होंगजिया को खुद बाहर भेजना चाहता था, क्योंकि उसका फ्यूचर का भतीजा बहुत कीमती था। लेकिन जिया ने कहा कि यहाँ उसकी कैपेबिलिटी काम आ सकती है, क्योंकि इस मंजिल के उस केबिन वाले भाई बहन लीजेंडरी हीरो मैगट के शिष्य हैं और वो लोग शैतानों को बुलाकर इंसानों को पुतला बना सकते हैं। अब न सिर्फ इस मंजिल के सारे कैदी काबू में थे, बल्कि इस मंजिल के दूसरे जेल गार्ड भी। अगर वो भाई बहन अपनी कैपेबिलिटी हटा सकें तो ये जेल गार्ड दोबारा पहले जैसे हो सकते हैं और हीरो के पास उन्हें अलग करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जिया की कैपेबिलिटी से वो दूसरों की यादों को देखकर जेल गार्ड्स को ढूंढ सकती थी। उसने हीरो को यकीन दिलाया कि वो उस पर ये कैपेबिलिटी इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन हीरो फिर भी उसे साथ ले जाने के मूड में नहीं था। उसके दिल में उसके फ्यूचर के भतीजे की चिंता सबसे ऊपर थी। लेकिन एक जेल गार्ड होने के नाते जिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ऐसे हटने नहीं दे रही थी। मजबूर होकर हीरो को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बस एहतियात के तौर पर उसने अपनी कैपेबिलिटी से उसे पूरी तरह कवर कर लिया। दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि पुतलों का एक समूह मिल गया। उसके बाद जिया ने तुरंत अपनी क्षमता लगाकर उनमें से जेल गार्ड्स को ढूंढ निकाला। उस वक्त उसने हीरो से कहा कि पहले इन सबको कंट्रोल में कर लें, फिर एक एक करके अलग करेंगे। लेकिन अगले ही पल वो खुद ही एक तरफ कर दी गई, क्योंकि हीरो के दिमाग में सिर्फ जेल गार्ड्स को अलग करना था और जो जेल गार्ड्स नहीं थे, यानी इस मंजिल के सारे कैदी, वो सब मरने लायक थे। उस केबिन में बैठे भाई बहन क्रिस्टल बॉल से बाहर का सब देख रहे थे। उन्होंने पाया कि ये आदमी उनके गुरु से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था और साथ ही उस औरत से भी ज्यादा मजबूत था जिसने उन्हें पकड़ा था। ये देखकर बहन को थोड़ा डर लग रहा था। भाई ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, डरो मत, वो हमें यूं ही नहीं मार देगा। कैदियों का एक समूह खत्म करने के बाद हीरो ने जिया को बाहर निकाला। जिया ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया। हीरो ने समझाया कि कैदियों को फांसी देना उसका काम है। इस पर जिया को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि जेल गार्ड जल्लाद नहीं होते, उनका काम कैदियों को सुधारना होना चाहिए। वो उसे समझाने ही वाली थी कि हीरो ने बेरुखी से उसे चुप करा दिया। बस करो, ये बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि सिर्फ आदर्शों पर चलने से क्या होता है। वो जानवर कभी शुक्रिया नहीं मानते और वो तो बस वही काम कर रहा था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उन जानवरों को मारना जो इंसानियत से गिर चुके हैं। जिया उसे समझाने की कोशिश करती रही, ये सब इंसान ही तो हैं। लेकिन हीरो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। तू क्या बकवास कर रही है, ये लोग इंसान हैं। जिया ने कहा कि उनमें से कुछ के पीछे मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन हीरो ने कहा कि दुनिया में हर किसी की अपनी मजबूरी है। जिन्हें उन लोगों ने मारा उनके पीछे मजबूरी नहीं थी क्या? उसने और बकवास सुनने से मना कर दिया, नहीं तो उसे वहां से भेज देगा। ये सब उसके तरीके से ही चलेगा। फिर से कैदियों का एक समूह आ गया। जिया ने उनमें से जेल गार्ड्स को अलग कर दिया। हीरो कैदियों को मारने ही वाला था कि उस वक्त जिया बोली, अगर जांग हाओ को ये पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। जिया भला भलाई की बात कर रही थी, लेकिन ये सुनते ही हीरो के अंदर की आग भड़क उठी। उस पल वो सीधा राक्षस बन गया। अपने दिल में सालों से दबा गुस्सा अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उस वक्त वो बस अपने सामने खड़ी हर चीज को तहस नहस करना चाहता था। अपने अंदर के असीमित गुस्से को उसने
उसने उन गंदे लोगों के खून से थोड़ा शांत किया। और उस वक्त अंडरग्राउंड लेवल 5 में बैठी 3 लोगों वाली टीम की छोटी बच्ची को लग रहा था कि उसका मनपसंद आदमी और भी ज्यादा शानदार होता जा रहा है। अभी अभी हीरो की मुलाकात उन भाई बहनों से हुई जो लोगों को पुतला बनाते थे। नेक दिल हीरो ने उनसे कहा कि वो अपनी क्षमता हटा दें, इससे उन्हें आराम से मरने में आसानी होगी। उस वक्त बहन डर से कांप रही थी और भाई ने हीरो से पूछा कि क्या वो उन्हें जाने दे सकता है। हालांकि वो दोनों बेचारे दिख रहे थे, लेकिन हीरो के दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि अंडरग्राउंड लेवल 2 से शुरू होकर हर किसी के सिर अनगिनत पापों का बोझ था और हीरो उन्हें दोबारा कोई मौका नहीं देने वाला था। भाई बहन ने रिश्ते का सहारा लेने की कोशिश की। उनका गुरु तो हीरो का साथी था, यहाँ तक कि जिस रोजा ने उन्हें पकड़ा था वो भी उनके गुरु के चलते उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वो क्षमता हटा सकते हैं, बस हीरो उन्हें छोड़ दे। लेकिन हीरो ने बिना सोचे मना कर दिया। हालात बिगड़ते देख जिया ने उन दोनों से कहा कि कॉलर पहन लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने इतना बड़ा पाप नहीं किया है। हीरो को तैयार देख भाई बहन ने उनसे एक बार समझाने का मौका मांगा। जिया ने भी हीरो से कहा कि शांति से बात करके देख ले, लेकिन हीरो ने उनकी कोई बात सुनने से मना कर दिया, क्योंकि चाहे जो भी वजह रही हो उन्होंने अनगिनत लोगों को मारा है, ये सच है। हीरो के हाथ चलते ही भाई बहन हवा में लटक गए। हीरो पहले उन्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहता था कि वो क्षमता हटा दें, लेकिन अचानक उन दोनों के शरीर से चमक निकलने लगी। भाई बहन चिल्लाए कि ये हीरो पागल है, ये इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। इतना कहते ही वो दोनों एकदम से गायब हो गए और 2 बेचारे पुतले वहीं रह गए। असल में वो स्पेशल कैटेगरी की पावर वाले थे। ये देखकर हीरो को थोड़ी परेशानी हुई और उस वक्त वो बहुत नाराज भी था। उसे सामने वाले पुतलों से नहीं बल्कि इस बात से चिढ़ थी कि वो सब उसे राक्षस बुला रहे थे। क्रिस्टल बॉल के जरिए बाहर देख रही बहन हीरो को देखकर इतना डर गई थी कि उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके बगल में मुश्किल से खड़े भाई ने पूछा कि क्या वो मदद कर सकता है, लेकिन बहन ने बस इतना कहा कि भाई अपना काम करता रहे, अगर सीधे सामने वाले से जीत नहीं सकते तो जल्दी से भागने का रास्ता सोचो। उसके बाद बहन ने पूरी ताकत लगाकर अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। फिर हीरो के सामने एक बहुत बड़ा समन सर्कल बना। अगले ही पल उसमें से अनगिनत राक्षस निकलने लगे। ये राक्षस भले ही उन पुतलों से थोड़े मजबूत लग रहे थे, लेकिन हीरो को ये और भी आसान लगे, क्योंकि ये इंसान नहीं थे तो उसे गलती से किसी जेल गार्ड को मारने की चिंता नहीं थी। और कोई भी राक्षस हीरो के एक वार से आगे नहीं टिक पाया। अपनी मेहनत से बुलाए गए पालतू जानवरों को ऐसे मरते देख बहन और भी ज्यादा घबरा गई। उसने भाई की तरफ देखकर जल्दी करने को कहा, लेकिन भाई ने कहा कि अभी कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर बहन ने दर्द सहते हुए अपनी उंगली काट ली, बस थोड़ा और वक्त खरीदने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ करता, एक जोरदार झटका आया। बस धमाके की आवाज आई। उनके केबिन की छत किसी ने पैर मारकर उड़ा दी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। घूम कर देखा तो वो आदमी उनके सामने खड़ा था। असल में हीरो को समझ में आ गया था कि इन दोनों को पकड़ लेने से सब एक साथ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो सीधा शॉर्टकट से उन तक आ गया। उस वक्त हीरो ने उन्हें आखिरी मौका दिया कि क्षमता हटा दो, इससे आराम से मर सकोगे। लेकिन भाई बहन डर के मारे कांप रहे थे, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। भाई ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, फिर आसमान में कई बड़े बड़े मैजिक सर्कल बन गए। हीरो ने हैरानी से ऊपर देखा तो सामने वाले ने सीधे 4 प्रमुख देवदूतों को बुला लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो हीरो के एक हल्के पैर के वार के सामने टिक नहीं पाए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ये सब सच में एक इंसान कर सकता है। रास्ता बंद देख भाई ने सारे जेल गार्ड्स को वहां बुला लिया और हीरो को धमकी दी कि पास मत आना, नहीं तो इन सबको मार डालेगा। लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया, क्योंकि बगल से उसकी बहन की चीख सुनाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ। घूम कर देखा तो बहन हवा में बंधी हुई थी। उस वक्त हीरो ने बेरुखी से कहा, अगर जेल गार्ड्स को नहीं छोड़ा तो तेरी बहन को बहुत तकलीफ से मरना पड़ेगा। हीरो के बोलते ही बहन चिल्लाने लगी, भाई बहुत दर्द हो रहा है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर भाई और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बेबस होकर हीरो के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसने कहा कि वो क्षमता हटाने को तैयार है, बस हीरो उसकी बहन को छोड़ दे। उनकी एक और शर्त थी कि जिया से एक बार बात करनी है, लेकिन हीरो ने उसे बेरहमी से देखते हुए कहा, पहले क्षमता हटा। आखिरकार दबाव में आकर भाई बहन ने अपनी क्षमता हटा दी। चाहे जेल गार्ड हो या कैदी, सब नॉर्मल हो गए। और जिन कैदियों को अभी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ, उन्हें हीरो ने तुरंत फांसी दे दी। बाकी बचे जेल गार्ड्स को उसने खुद चले जाने को कहा। आखिर में हीरो ने अपना वादा निभाया, उन्हें जिया से मिलने का मौका दिया, लेकिन जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के लिए यहाँ देखना ठीक नहीं था। हीरो ने जिया को बाहर निकाला और उसे बताया कि मरने से पहले उन भाई बहनों ने उससे कुछ कहना चाहा था। जिया ने हीरो से उनकी जान बख्श देने को कहा, बस उन्हें कंट्रोल डिवाइस पहना दो। लेकिन हीरो ने उसकी तरफ देखते हुए बुरी नजरों से कहा, मुझे दोबारा वही बात मत सुना। हीरो का ऐसा रूप देखकर जिया डर गई और कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और उन भाई बहनों ने बस जिया से एक सवाल पूछा, क्या हमने सच में इतना बड़ा पाप किया था? हमारा पाप इतना बड़ा नहीं था ना, तू तो कुछ बोल। ये सुनकर हीरो ने जिया से शॉर्ट में बताने को कहा, लेकिन एक दूसरे से चिपके उन 2 बच्चों को देखकर जिया बहुत देर तक चुप रही। आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भाई बहन दोनों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जिया जेल गार्ड को देखा,
उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उनके मन में तो कोई बुराई ही नहीं थी, लेकिन हीरो को इससे क्या मतलब था? उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। अब फांसी का वक्त आ गया था। सामने एक भाई अपनी बेहोश होती बहन को गले लगाए पूरी तरह बेबस होकर उसे देख रहा था। उसकी ये हालत देखकर भी उस आदमी के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने सीधे भाई बहन पर मुक्का बरसा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा माहौल गूंज उठा, लेकिन मुक्का मारने के बाद उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि भाई बहन के सामने एक बहुत बड़ी सी शक्ल उभर कर आ गई थी जिसने उन्हें मुक्के से बचा लिया था। वो दोनों हैरानी से उस जानी पहचानी शक्ल को देख रहे थे। ये तो उनके उस्ताद थे, और उस आदमी की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। ये तो मार्गट हैं। अभी अभी उस आदमी का वार उसके पुराने जान पहचान वाले मार्गट ने रोक दिया था। वो हैरानी से उस शख्स को देख रहा था। क्या ये दोनों बच्चे कोई धोखेबाज परछाई बुला सकते हैं? लेकिन उसे जल्द ही अंदाजा हो गया, इन बच्चों में इतनी ताकत नहीं कि इतना मजबूत बचाव कर पाते। तो फिर सिर्फ एक ही मुमकिनात थी। मार्गट ने खुद अपनी ताकत इस्तेमाल की है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा ऐसा क्यों कर रहा है। भले ही ये बच्चे कभी उसके शागिर्द थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक वार से काम नहीं बना तो दूसरा करूंगा। भाई बहन की डरी हुई निगाहों के बीच उस आदमी ने फिर से मुक्का मारा। पहला बचाव जैसे शीशे की दीवार हो चकनाचूर हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके सामने दर्जनों नए बचाव के घेरे खड़े हो गए। वो आदमी गुस्से से ये सब देख रहा था। इस बूढ़े हठी ने आखिर क्या कर रखा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर शुरू हो गया वो सिलसिला। वो आदमी बार बार मार्गट के बचाव के घेरों को तोड़ रहा था। उसकी मार से बचा हुआ भाई अपनी बेहोश होती बहन को और जोर से चिपका ले रहा था। धीरे धीरे उस आदमी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। मार्गट उस आदमी के हीरो वाले जमाने में उससे कद में बड़े थे। उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चों को पाला था जिनका कोई नहीं था। उन दिनों उनके दस्ते के लोग उन बच्चों से मिलने उनके पास जाया करते थे, लेकिन वो आदमी हमेशा उन सब से कटा कटा रहता था। ऐसे में मार्गट उससे अकेले में बातें किया करते। जब उन्हें पता चला कि वो अपने बड़े भाई के सहारे रहता है, तो उन्होंने मजाक में कहा भी था कि वो चाहे तो उनसे भी प्यार कर सकता है। बेशक उस आदमी ने उन्हें साफ मना कर दिया था, लेकिन ये सब खुशियां उस गोरे बालों वाले ने खत्म कर दी। उस दिन उस आदमी की आंखों से खून के आंसू बह निकले थे, और अपनी मौत के आखिरी लम्हों में भी मार्गट उसे ही ढाढ़स बंधा रहे थे, दुखी मत हो, सब गुजर जाएगा। उस वक्त वो आदमी बिल्कुल मशीन की तरह बार बार मुक्के चला रहा था, यहाँ तक कि मार्गट का बचाव का एक ही घेरा बचा। तब जाकर वो रुका, क्योंकि वो सुनना चाहता था कि मार्गट ने ऐसा क्यों किया। उसने जिया को नीचे उतार दिया। वो देखना चाहता था कि ये बूढ़ा आखिर सोच क्या रहा है। जिया ने अपनी ताकत लगाकर मार्गट की यादों को अपनी हथेली पर साकार कर दिया। दिखने में प्यारे प्यारे से तीन छोटे इंसान, लेकिन उस आदमी को यह देखकर चिढ़ हुई। उसके बस इतना कहना था कि बेकार, कि वो तीनों खिले खिले चेहरे उदास हो गए। उस आदमी ने जिया से पूछा कि उन भाई बहनों की यादें यहाँ क्यों हैं? तो जिया ने बताया कि मार्गट साहब ने अपनी ताकत उन पर लगा रखी है। ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया। उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उनकी कैसी भी कहानी हो, उसे तो उन्हें मौत की सजा देनी ही थी। अब स्क्रीन पर वो नन्हा सा मार्गट उदास होकर अपने दोनों शागिर्दों से लिपटा हुआ था। जिया उनके बीते दिनों की कहानी दिखाने लगी। उस वक्त जब ये भाई बहन महज 6 साल के थे, उन्हीं के बाप ने, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव था, उन्हें भूमिगत अंधेरे बाजार में बेच दिया था। ये वो जगह थी जहां ताकत वालों की नीलामी होती थी। सबसे ज्यादा खरीदारी उन लोगों की होती थी जिनमें शरीर बदलने या कोई दुर्लभ शक्ति होती थी। इसलिए ये दोनों, जिन्होंने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी, काफी समय तक बिके नहीं। फिर एक दिन एक औरत ने आकर उन्हें खरीद लिया। उस औरत ने उन बच्चों को, जो कि फरिश्ते और शैतान बुला सकते थे, सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि फरिश्ते और शैतान के मिलन से कैसी संतान पैदा होगी। उस समय वो बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये बात कितनी भयानक है, पर उन्हें जरूर लगा कि ये कुछ अच्छा नहीं है। और तभी उनके ठीक ऊपर जोरदार धमाका हुआ। नीलामी का पूरा अड्डा उड़ गया और वहां मौजूद सारे लोग एक एक करके सुरक्षित घेरों में कैद हो गए। ये थे मार्गट और उनके सहायक लिव्स, जो पकड़े गए ताकत वालों को छुड़ाने आए थे। दोनों भाई बहन हैरत से आसमान में उस शख्स को देख रहे थे। मार्गट ने नीलामी में हिस्सा लेने वाले सबको भेज दिया और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। जब वो जाने लगे तो ये दोनों डरते डरते उनके पास भागे। उन्होंने बताया कि वो भी बुलाने की ताकत रखते हैं और उनसे विनती की कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चलें। मार्गट ठहर गए और उनसे अपनी ताकत दिखाने को कहा। अगले ही पल दोनों ने फरिश्ते और शैतान को बुला लिया। ये अनोखी ताकत देख मार्गट को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने बड़ी खुशी से उन दोनों को अपना शागिर्द बना लिया। इस तरह मार्गट ने उन्हें 3 साल तक पढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि बुलाने की ताकत में सबसे बड़ी चीज होती है कल्पना। इससे इंसान तरह तरह की ताकतें अपना सकता है या फिर किसी एक पर ही पूरा फोकस दे सकता है। मार्गट ने उनसे पूछा कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। बच्चों का जवाब सुन वो दंग रह गए। उन्हें तो सिर्फ स्वर्ग और नर्क में दिलचस्पी थी। वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ के मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अच्छे इंसान स्वर्ग जाते हैं और बुरे नर्क। यही एक बात उन्हें आज तक जिए हुए थी। वो माँ की बात मानना चाहते थे। अच्छों
को स्वर्ग भेजना, बुरों को नर्क और दुनिया को सही रास्ते पर लाना। उस वक्त मार्गरेट को इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वो तो सिर्फ उनकी अच्छाई देखकर खुश हुए। लेकिन एक दिन हीरो एसोसिएशन ने मार्गरेट से मदद मांगी। उन्हें एक खतरनाक बदमाश का पीछा करने में काफी वक्त लग जाना था। ये सुनकर दोनों बच्चे उनसे विनती करने लगे कि वो नचाई या फिर उन्हें भी साथ ले चलें। लेकिन दुश्मन बहुत खतरनाक था। मार्गरेट उन्हें जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उस वक्त बहन फूट फूट कर रो रही थी। उसे एक बार फिर ठुकराए जाने का डर सता रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर में मार्गरेट ने उन्हें विदाई का तोहफा दिया। उन्होंने अपनी ताकत से दोनों पर एक सुरक्षा कवच चढ़ा दिया, उनके लिए एक आश्रय स्थल का इंतजाम किया और उम्मीद जताई कि वो वहां जाकर अच्छे बच्चे बने रहेंगे। लेकिन पिछले हादसों की वजह से ये दोनों किसी और से मिलने जुलने से डरते थे। इसलिए वो आश्रय स्थल न जाकर किसी सुनसान जगह पर जा छुपे और अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने लगे। साथ ही वो ये सोचने लगे कि आखिर अच्छा क्या है और बुरा क्या, ताकि जब दोबारा अपने उस्ताद से मिलें तो सचमुच अच्छे बच्चे बन चुके हों। 2.5 साल और बीत गए। उन्होंने अपने हिसाब से अच्छाई और बुराई की पहचान कर ली। फिर वो अपने उस पुराने गांव लौट आए जहां वो पैदा हुए थे, और वहां जाकर उन्होंने अपनी ताकत से अच्छों को स्वर्ग और बुरों को नर्क भेजना शुरू कर दिया। उस वक्त ये दोनों महज 11 साल के थे। उन्होंने अपनी कल्पना का स्वर्ग और नर्क बसाना शुरू कर दिया था। ये उनका अपना छोटा सा संसार था। कुछ दिन पहले जब ये अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने फरिश्तों और शैतानों को बुलाकर गांव वालों पर निगरानी रखवाई। 1 महीने तक उन पर नजर रखी और फैसला किया कि कौन स्वर्ग जाने लायक है और कौन नर्क। उनके फैसले की कसौटी थी वो छोटी छोटी बातें जो उनकी माँ ने बचपन में सिखाई थी। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कूड़ा मत फैलाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये सब एक बच्चे के मासूम ख्यालात थे, और इसी मासूमियत की वजह से वो कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं। जो लोग इस कसौटी पर खरे उतरे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के सपनों में खो गए। इस तरह 11 साल के इन दोनों ने अपने पूरे गांव को एक ऐसा बगीचा बना दिया जो सुंदर तो था पर बिल्कुल टेढ़ा था। ये खबर जल्द ही हीरो एसोसिएशन तक पहुंच गई। एसोसिएशन के मुखिया यूटोरिडी ने हीरोज की एक सभा बुलाई, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही हीरो पहुंचे। लगता है मुखिया की इज्जत का भी यही हाल था। उसने उन तीनों को फाइलें दी। जैसे ही उन्होंने उन 2 छोटे बच्चों की तस्वीर देखी, 2 हीरोज ने तुरंत कहा कि अभी ये छोटे हैं, पहले पाल लें फिर सोचेंगे। लेकिन जब मुखिया ने बताया कि ये मार्गरेट के शागिर्द हैं, उनके चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने तुरंत अपनी बात बदल दी। अगर ऐसा है तो ये काम मार्गरेट को ही संभालना चाहिए। तभी वहां मौजूद वो औरत जो अब तक चुप थी बोली कि वो ये काम ले सकती है। उसका नाम था किडो, जो 3rd क्लास की हीरो थी। वो अपनी प्यारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन बच्चों के गांव पहुंची। दूर आसमान में अनगिनत चमकते घेरे देखकर उसने सोचा, सच में ये बहुत शानदार नजारा है। दूसरी तरफ उन भाई बहनों ने भी अपने क्रिस्टल बॉल से इस हमलावर को देख लिया था, पर वो औरत बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसे तो मजा आ रहा था। उसने मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि यहाँ जितने लोग हैं वो मरे नहीं हैं, बस सोए हुए हैं। अचानक उसे कुछ भनक लगी। वो घूम कर देखती है तो सामने 2 पुतलों पर उतरकर वो भाई बहन खड़े थे। वो डरते हुए उस औरत से पूछते हैं कि वो कौन है और क्यों आई है। लेकिन ये देख उस औरत की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी कमाल की पावर है। भाई उससे बेकार की बातें न करने को कहता है और सीधा जवाब मांगता है, लेकिन वो उल्टा उनसे ही सवाल करती है, क्या तुम लोगों ने अपने उस्ताद को बताया कि तुम्हें ये दूसरी पावर भी है? शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ बुलाने वालों को ही शागिर्द बनाते हैं ना। उसकी ये बात सुनकर दोनों की हिम्मत टूट गई। भाई गुस्से से पूछता है कि वो आखिर है कौन, तो वो बताती है कि उसका नाम किडो है और वो उनकी सीनियर है। ये सुन वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो सिर्फ लिव्स ही सीनियर थे। तब वो औरत बताती है कि उसने उनके उस्ताद की बात न मानकर सिर्फ धारदार चीजों में इंटरेस्ट लिया और बचाव वाली जादूगरी नहीं सीखी, इसलिए उसे निकाल दिया गया। उस वक्त उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। वो बार बार चिल्ला रही थी कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। उसके इस पागलपन ने उन छोटे बच्चों को डरा दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये पागल औरत अचानक हजारों हथियार उन पर तान देगी। ये देख वो डर गए। भाई ने अपनी बहन को पीछे किया और उसे रुकने को कहा, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले में आसपास के सारे गांव वाले मारे गए, और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि मार्गरेट उसे दोबारा याद करे। असली शरीर में वापस लौटकर दोनों भाई बहन डरे हुए क्रिस्टल बॉल में ये सब देख रहे थे। ये क्या कर दिया उसने? और इतने गांव वालों को मारने के बाद वो औरत ऐसे फील कर रही थी जैसे उसे बहुत मजा आया हो। अब वो और ज्यादा तबाही मचाना चाहती थी। आखिरकार वो उन दोनों के पास पहुंच गई, लेकिन उनके बचाव के घेरे ने उसे रोक दिया। वो औरत उनकी तारीफ करती है कि उन्होंने बचाव अच्छा सीखा है, लेकिन अटैक करना भी सीखना चाहिए। ये कहते हुए उसने एक झटके में पीछे से हमला करने वाले पुतले को 2 टुकड़े कर दिया। उसे हमेशा से एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। अगर वो ऐसा हीरो बनकर करती तो उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। वो जानती थी कि यहाँ के लोग अभी जिंदा हैं, लेकिन उसकी तो पागलपन की हद हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपनी पावर पूरी तरह झोंक दी। अगले ही पल बादलों को चीरता हुआ एक विशाल सर्जिकल ब्लेड नीचे आने लगा। उसे देख वो औरत खुशी से पागल हो उठी। उसने आखिरकार दिखाया। उसने कभी इतनी बड़ी और शानदार चीज नहीं देखी थी, और ये सब उसने इन दोनों बच्चों की वजह से किया था। अब वो उन सबको खत्म करना चाहती थी। अपनी इस कामयाबी के नशे में वो इतनी चूर थी कि उसे पीछे से आ रहे खतरे का अंदाजा ही नहीं रहा। अगले ही पल एक विशाल दरिंदे ने
उसे अपने मुंह में दबोच लिया। सिर्फ एक बांह बाहर लटक रही थी। ये अचानक सामने आए विशाल दानव को देखकर भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में उस औरत के शैतानी कृत्य ने उसकी कमजोर बहन को बुरी तरह झकझोर दिया था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। वो पूरी तरह बदल चुकी थी और उसकी पावर अचानक कई गुना बढ़ गई थी। भाई घबराकर अपनी बहन की तरफ देखता है। होश में आई बहन की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए पूछती है, क्या मैंने अभी किसी को मार डाला? भाई ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, नहीं, तूने किसी इंसान को नहीं, एक शैतान को मारा है। जब मार्गट 1 साल बाद हीरो एसोसिएशन लौटे तो उन भाई बहनों ने अपना बिगड़ैल बगीचा और भी फैला लिया था। अपने सामने रिपोर्ट देख मार्गट यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो तुरंत उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन मुखिया ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। उस बदमाश को मारने के बजाय पुलिस के हवाले कर दिया। मार्गट ने झुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने जाने की जिद पकड़ ली। मुखिया भी अपनी जगह डटा हुआ था। उसने गुस्से में सामने की पत्थर की मेज पटक कर तोड़ दी। मार्गट ने भी पीछे हटने का नाम न लिया। उनके चारों तरफ तमाम तरह के बचाव के घेरे बन गए। देखते ही देखते बात बढ़ने वाली थी कि तभी वहां मौजूद रोशा नाम की एक और हीरो, जो उस वक्त 3rd ग्रेड की थी, बोल उठी कि वो ये काम कर सकती है। ये सुन मुखिया ने तुरंत हामी भर दी और वादा किया कि अगर ये काम हो गया तो वो उसकी रैंक बढ़ा देगा। लेकिन मार्गट इसके लिए राजी नहीं थे। तब रोशा उनके पास गई और सिर्फ इतना बोली, मुझ पर भरोसा करो। रोशा उन बच्चों के बिगड़ैल बगीचे में पहुंच गई। उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और पुतलों पर आकर उससे पूछा कि वो कौन है और क्या चाहती है। रोशा ने अपना परिचय हीरो के तौर पर दिया और कहा कि वो उन्हें लेने आई है। बस हीरो शब्द सुनते ही दोनों बच्चे चौंक गए, खासकर बहन। उसने तुरंत अनगिनत दरिंदों को बुला लिया और गुस्से में कहा कि वो तुरंत चली जाए, नहीं तो वो उसे नर्क भेज देगी। रोशा ने बड़ी नरमी से कहा कि वो जरूर जाएगी, लेकिन उन दोनों को अपने साथ लेकर। इतना कहते ही बहन के बुलाए हुए सारे दरिंदे सुनहरी रोशनी में बिखर गए और रोशा तो जरा भी नहीं हिली थी। अपनी कमजोरी देख दोनों बच्चे निराश हो गए। दरिंदों को खत्म करके रोशा उनके सामने आ गई। उसने उनके दिलों में अच्छाई देखी, क्योंकि उनके वार में कोई जान लेने का इरादा नहीं था। उसे बहुत अफसोस हुआ। अगर ये बच्चे शुरू से ही किसी अच्छे हीरो के हाथ लगे होते तो आज ये हाल ना होता। उसने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया वो सब गलत है और उनके उस्ताद को इसकी वजह से बहुत दुख हुआ है। उस्ताद का नाम सुनते ही दोनों की आंखें फटी रह गईं। क्या वो सच में लौट आए हैं या ये औरत झूठ बोल रही है? तब रोशा ने बड़े प्यार से उनसे अपनी पावर हटाने और उसके साथ अपने उस्ताद के पास चलने को कहा। उस औरत में उन्हें अपनापन महसूस हुआ और दोनों ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल तीनों की परछाइयां एक हो गईं और असली दुनिया में आकर उन दोनों ने देखा कि उनके उस्ताद सच में उनके सामने खड़े हैं। वो दौड़कर उनसे लिपट गए। भाई ने रोते हुए बताया कि उनमें और भी पावर है और उन्होंने ये बात छुपाई। उसने माफी मांगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके उस्ताद सिर्फ बुलाने वालों को ही शागिर्द बनाते हैं। ये सुन मार्गट हैरान रह गए। उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने पूछा कि ये बात किसने कही। जब बच्चों ने किड्डो का नाम लिया तो मार्गट को याद आया कि वो सिर्फ एक बार उसकी मदद की थी, उसे कभी शागिर्द नहीं बनाया। मार्गट ने साफ कह दिया कि उनके सिर्फ 3 शागिर्द हैं, लिव्स और ये दोनों। ये सुनकर दोनों भाई बहन सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यूं ही इतने साल अकेलेपन का दर्द झेला। फिर मार्गट ने उनसे उनकी पिछले सालों की जद्दोजहद के बारे में सुना कि वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में उन्होंने रोशा से विनती की कि वो बच्चों को उनके सुपुर्द कर दे, लेकिन रोशा ने ये करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भले ही ये बच्चे हैं, लेकिन कानून तो कानून है। क्रिमिनल्स को सजा दिलाना ही हीरो का काम है। फिर भी उसे ये सोचकर बहुत बेचैनी हुई कि ये दुनिया सही नहीं है। उसने मार्गट से कहा कि वो इस दुनिया को बदलने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि मार्गट उसका साथ दें। मार्गट उसकी सोच देख बहुत इंप्रेस हुए और उसके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी पावर से इन बच्चों की प्रोटेक्शन करेंगे ताकि कोई उन्हें मार न सके। अब जरूरत थी इन दोनों के वयस्क होने से पहले दुनिया बदलने की। ये देख वो आदमी चुप था, क्योंकि ये वही बात थी जो उसने खुद अपने हीरो बनने के वक्त कही थी। उसे रोशा ने ही सबसे पहले बताया था कि वो दुनिया बदलना चाहती है। तभी जिया ने उससे कहा कि वो इन बच्चों को छोड़ दे। उसने माना कि उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। पर वो आदमी उसकी एक न सुनता। उसने जिया को एक तरफ कर दिया और चुपचाप उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। जो आदमी कभी पूरी दुनिया से इज्जत पाता था, वो खुद गिरकर एक छोटा सा जेल का गार्ड बन गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि हीरो बनके तू आम लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन गार्ड बनके तू आसानी से मार सकता है। फिर वो बंदा बड़ी बेरहमी से भाई बहन के पास गया। उनमें से जो भाई था वो अपनी बहन को बुरी तरह से चिपका के रो रहा था और मिन्नतें कर रहा था कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन उन दोनों को सिर्फ चुप्पी सुनने को मिली। उस पल उनको बहुत डर लगा और वो चिल्लाकर अपने टीचर को बुलाने लगे। तभी उस आदमी ने अपनी मुट्ठी में पूरा गुस्सा भर के जैसे ही घूंसा मारा, पूरी जेल में ऐसा भूचाल आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। मगर वो घूंसा भाई बहन को नहीं लगा, बस उसकी पूरी ताकत जमीन ने झेल ली। उस वक्त उस आदमी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे लगा उसका दिल जल रहा है। उसे याद आया कि उस औरत ने एक बार दुनिया बदलने की सोची थी, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं कर पाई। और अब ये दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनका क्या करे। लेकिन ये परेशानी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल वो भाई बहन 2 टुकड़े हो गए। ये अचानक हुआ सब देख के उस आदमी को बड़ा झटका लगा। फिर किसी के हंसने की आवाज आई
और 3 लोग अचानक वहां आ गए, मानो कहीं से निकल आए हों। ये सब देख के उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, बस सुन्न होके खून की बारिश और उन भाई बहन के कपड़े जमीन पर पड़े देखता रहा। उस पल उसके दिल में फिर से वैसी ही बेइंतहा निराशा घर कर गई। सच में ये दुनिया बिल्कुल बेकार है। उसी वक्त एक लड़की उस आदमी के सामने आकर बोली, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो मेरे शौहर? उस लड़की ने पहली बार खुद सामने वाले आदमी को अपना प्यार जताया, लेकिन उसे जवाब में ऐसा घूंसा मिला जिसमें जान लेने का इरादा था। वजह ये थी कि उसने अभी अभी जानबूझकर उन 2 मासूम भाई बहन को मार डाला था, और जैसी उम्मीद थी उसका साथी आकर उस घूंसे को रोक देता है। ये देख के लड़की ने गला साफ करके फिर से अपना परिचय देना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल वो आदमी बिना रुके उसके बचाव को तोड़ते हुए सीधे उसके चेहरे पर घूंसा मारने लगा। लेकिन इतने बेरहम हमले के बावजूद लड़की जरा भी नहीं घबराई। उसने बस एक हाथ बढ़ाया और उसी पल एक चौकोर सी दीवार बन गई जिसने उस आदमी के वार को रोक दिया। उस आदमी की बर्फीली नजरों के सामने लड़की ने फिर से अपना नाम बताया, मैं सिंका हूँ, खास तरह की स्पेस यानी जगह को कंट्रोल करने वाली सिंका। और उससे पहले जिन भाई बहन को उसने मारा था उन सबका एक ही सपना था, नए इंसानों की एक दुनिया बनाना। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना था कि सिंका की दुनिया में सिर्फ वही लोग होंगे जिनमें कोई खास शक्ति हो। उसकी मानना थी कि आज के लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और इसी तरह चलता रहा तो एक दिन पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसके मुताबिक इसके लिए ना तो बुरे लोग जिम्मेदार हैं और ना ही हीरो, बल्कि वो साधारण लोग जिनमें कोई खूबी नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं। वो कहती थी कि सिर्फ अच्छे खून वालों को ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साधारण लोगों की रक्षा करते करते ये खास लोग मर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जिन्हें खत्म हो जाना चाहिए था उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे हीरो रोशा की टीम, वो सब इतने शानदार थे, कुदरत के नियम के मुताबिक उन्हें जीना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ आम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सब बदलना होगा, इसलिए वो उन सब को मारेंगे जो इंसान के विकास में रुकावट बन रहे हैं, चाहे वो हीरो हों या फिर कोई कमजोर इंसान। उनकी मंजिल है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ ताकतवर लोग हों। ये सुन के मैग्नेटो को भी शायद गर्व होता। उसके सामने तो ये सिंका और भी खतरनाक लग रही थी। उस आदमी को बहुत थकान महसूस हुई, दिमागी तौर पर वो टूट चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त उसे एक और पागल औरत मिलेगी। बेशक सिंका को ये बिल्कुल पसंद ना आया। उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान है। उसके पीछे खड़े 2 लोग भी पूरी तरह से उससे सहमत थे। अब उस लड़की ने उस आदमी को अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया। उसने कहा, तुम हमारे आदम बन जाओ और मैं तुम्हारी हव्वा बनूंगी। हम मिलकर सबसे शानदार नए इंसानों को जन्म देंगे। उसने ये भी बताया कि असल में उसकी पहली पसंद तो वो गोरा लड़का था, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी वो नाबालिग है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। इसलिए सिंका ने एक शानदार तरीका निकाला, जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक ये आदमी आदम बना रहेगा और फिर बाद में वो उस गोरे लड़के के साथ इंसानों की नस्ल बढ़ाने का काम करेगी। और उसने कहा कि उसके चुने हुए दोनों लोग भी आपस में लड़ना छोड़कर प्यार से रह सकते हैं। इतना सब कहने के बाद उसने पूछा, समझ में आया? लेकिन उस आदमी को इतनी भर समझ आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक के पीछे यही लोग थे। ये सुनते ही सिंका को झटका लगा। उसे अचानक याद आया कि इस आदमी का बड़ा भाई इसी वजह से मारा गया था, लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं था क्योंकि वो उसे एक नया परिवार दे सकती थी। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या फैसला किया? उस आदमी ने बड़ी ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैंने तो बहुत पहले ही फैसला कर लिया था। मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और राख में मिला दूंगा। उसका ये पागलों जैसा अंदाज देखकर सिंका के दोनों साथी डर गए। उन्हें लगा ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सिंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में प्यार में ऐसी नोक झोंक तो चलती ही रहती है, इसी से एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। थोड़ी देर पहले ही उस आदमी ने अपने हाथों से उसके बनाए जगह के टुकड़े को फाड़ डाला था, लेकिन फिर भी सिंका को जरा भी डर नहीं था। यहाँ तक कि जब उस आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे पर आने को थी तब भी वो बिल्कुल शांत थी। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के बीच एक रास्ता बन गया। उस आदमी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही वो लुक्रुसे की बड़ी जेल के बाहर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने इधर उधर देखा। सिंका हवा में खड़ी उसे देख रही थी। अगले ही पल वो एक तेज टूटते सितारे की तरह नीचे गिरी और उसके गिरते ही पूरी जेल जोर से हिल गई। वो जेल जिसे दुनिया की सबसे मजबूत जेल कहा जाता था और जिसे वो तीनों लोग भी नहीं तोड़ पाए थे, आखिरकार उसमें एक बड़ा छेद हो गया और वो आदमी दोबारा उसी जगह वापस आ गया। सामने खड़ी सिंका उस आदमी की इतनी कमाल की ताकत देखकर हैरान रह गई और उससे एक आवाज निकल गई। लेकिन वो आदमी अब और बकवास बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसने बिना देर किए उस पर घूंसा चलाया, लेकिन वो तीनों फिर से गायब हो गए। अगले ही पल उसने अपने पैर से उन पर वार किया, मगर वो लोग दोबारा कहीं और निकल आए और उसकी पूरी ताकत बेचारी जमीन ने झेल ली। जब वो फिर से उसके पीछे आ गए तो सिंका को ये लुका छिपी का खेल बहुत मजेदार लग रहा था। ये देखते हुए उस आदमी ने सोचा कि अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। उसने अपना पहला मोड ऑन किया और उसके हाथ पंजे में बदल गए। ये देख के सिंका की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे ये बहुत शानदार लगा, लेकिन वो मुश्किल से ही बोली थी कि उस आदमी का पंजा उसके चेहरे पर आ गिरा। इस बार भी वो बच तो गई, लेकिन जब दोबारा दिखी तो उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट जरूर थी। वो जोर से चिल्लाई, रुको! लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी का पंजा उसके सामने था। वो कितनी भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करे, उस आदमी की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पा रही थी।
आखिरकार उसने उसे पकड़ ही लिया और तब सिंका पूरी तरह से घबरा गई। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, बिल्ली जैसी आंखों वाली केट उसके ऊपर कूद पड़ी। वो उसकी पीठ पर लटक गई और म्याऊं करने लगी। ये देख के सिंका को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाई, तू बीच में क्यों आई? लेकिन उसका कहना था कि अगर उस आदमी ने तुझे पकड़ लिया तो तू मर जाएगी। उसके बोलते बोलते उस आदमी ने केट को जोर से पटक दिया और फिर दूसरी बार और जोर से पटका। बाकी दोनों लोग ये सब दूर खड़े होकर बिना कोई भावना दिखाए देखते रहे। जब उस आदमी ने उसे मारना बंद किया, वहां उसका कुछ भी नहीं बचा था। उसे यकीन हो गया था कि उसने उसे मार डाला, लेकिन तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी। सिंका के पास एक नई केट खड़ी थी और वो बोली, देखा, मैंने कहा था ना, अगर उसने पकड़ लिया तो तू मर जाएगी। सच में इसका नाम केट है तो लगता है सच में इसकी 9 जानें हैं। इसी बीच वो स्टार कार वाली लड़की से पूछता है कि आगे क्या करना है। सामने वाला मुख्य किरदार, मेल लीड, ऐसे बैठा है जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। स्टार कार ने निराशा में सांस छोड़ी और बोली, ये सच में बहुत बुरा हुआ। इसी वक्त उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने लगे। वो बोली, ये जीन्स इतने कीमती हैं, क्या सच में इतना आगे जाना जरूरी था? लेकिन मेल लीड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। फिर उसने मूव 5 शुरू किया और उसके चारों तरफ अनगिनत बिजली के गोले घूमने लगे। ये देख स्टार कार समझ गई कि अब बात करना बेकार है, तो उसने भी हाथ रोकना छोड़ दिया और सीधा मल्टी डायमेंशनल स्पेस का इस्तेमाल कर दिया। अचानक 10 से ज्यादा नई स्पेस की सुरंगें खुली और देखते ही देखते हर सुरंग में से एक एक शख्स बाहर निकल आया। ये आखिरी हथियार अंतिम बुलावा देखकर मेल लीड भी एक पल के लिए रुक गया। तब स्टार कार, जिसके चेहरे पर हाय तौबा थी, मेल लीड से बोली, इनसे थोड़ा हाय हेलो तो करो। और अब से ये लोग ही हैं जो इंसानों को चलाने वाले नए इंसान होंगे। सबसे पहले जो निकला वो था एडवर्ड, जिसे पकड़ने में मैगोट को सालों लग गए थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो शख्स ऐसे मर गया। उसका कहना था कि ये काम उसे खुद करना चाहिए था। इसके अलावा अंडरग्राउंड तीसरे लेवल के बाकी 9 लोग भी निकल आए। उनके साथ अंडरग्राउंड चौथे लेवल के 5 और सबसे आखिर में अंडरग्राउंड 5वें लेवल के 2 लोग भी बाहर आ गए। मतलब उस बूढ़े को छोड़कर, जो नहीं पता कहाँ चला गया था, जितने भी कैदी जिंदा थे सब इकट्ठे हो गए। पुराने जान पहचान वाले को फिर से देखकर वो सफेद बालों वाला छोरा, व्हाइट हेयर्ड गाय, खुशी खुशी मेल लीड को हाय बोलने लगा। लेकिन जैसे ही मेल लीड की नजर उस पर पड़ी, उसके अंदर से जानलेवा गुस्सा फूट पड़ा। उस वक्त वो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। फिर उसने मूव 0 शुरू किया और उसका खूंखार रूप आसमान तक छा गया। उसकी वो हैवानियत भरी शक्ल देख सफेद बालों वाला छोरा भी उत्तेजित हो गया। मेल लीड को अपनी तरफ झपटता देख वो जरा भी नहीं घबराया। उल्टा खुश होकर उसने अपनी बाहें फैला ली और बोला, तो चलो फिर से एक साथ मौज मस्ती करते हैं। अभी अभी मेल लीड और सफेद बालों वाले छोरे की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई थी। उसकी गूंज पूरी जेल में फैल गई। हालात बिगड़ते देख एक सिपाही ने जेलर को भागने का रास्ता सुझाया, लेकिन उस वक्त तक जेलर की तो हिम्मत ही जवाब दे चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। पहली बार दोनों की भिड़ंत में कोई हार जीत नहीं हुई। सफेद बालों वाला छोरा सच में कमाल का है। दोनों की जंगली लड़ाई देख आसपास के कैदी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। इस जेल के अंडरग्राउंड तीसरे चौथे लेवल के कैदियों को रोशा की टीम ने पकड़ा था, लेकिन उन्होंने मेल लीड को इस अंदाज में लड़ते कभी नहीं देखा था। और अब उन्हें समझ आ गया कि रोजा नेड हमेशा मेल लीड को लड़ने से रोकने की कोशिश क्यों करती थी, क्योंकि उसे इस रूप में देखने वाले हर किसी के मन में बस एक ही एहसास होता है, मौत। यही तो वो शक्ल है जो मौत आने पर होती है। ये एहसास इतना खिंचाव पैदा करता है कि कुछ लोग डर के मारे उसका सम्मान करने लगते हैं, तो कुछ के दिल में जलन पैदा हो जाती है। आखिर ये ताकत कैसी है? और स्टार कार के चेहरे पर सिर्फ गम था। वो सोच रही थी कि तुम लोग आपस में अच्छे से क्यों नहीं रह सकते। बस सफेद बालों वाला छोरा ही बेहद खुश था। उसे आखिर अपनी तरह का कोई मिल ही गया। सामने उस हैवानियत भरे इंसान को देख सफेद बालों वाला छोरा बड़ा उत्सुक था कि पिछली बार लड़ते वक्त उसने ये रूप क्यों नहीं दिखाया था। लेकिन मेल लीड को बेकार की बातों का समय नहीं था। उसने खून से लथपथ एक मुक्का सीधा उसके सिर पर दे मारा। लेकिन इतनी जबरदस्त चोट के सामने भी सफेद बालों वाला छोरा बस मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे पास और भी ताकत है? उसके मुंह से ये बात निकलते ही अनगिनत हमले मेल लीड पर होने लगे और वो दूर जा गिरा। पहले दौर में मेल लीड थोड़ा पिछड़ गया था। बेशक आम इंसानों के लिए ये चोटें जानलेवा होती, लेकिन मेल लीड के लिए ये बस खुजली के बराबर थी। संभलते ही वो फिर से दुश्मन पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी सफेद बालों वाले छोरे के सामने ही अटक गई, मानो कोई पारदर्शी दीवार उसे रोक रही हो। दरअसल सफेद बालों वाले छोरे ने अपने सामने की जगह स्पेस को पहले ही दबाकर रखा था और फिर धमाके के साथ मेल लीड फिर से उछल गया। छोरे के इस करतब ने दर्शकों की बैठक में बैठे आम लोगों का विश्वास हिला दिया। वो सोच रहे थे ये अभी इतना छोटा है, अगर बड़ा हुआ तो कितना बड़ा हैवान बन जाएगा। हालांकि उसने लगातार 2 बार बढ़त बना ली थी, लेकिन सफेद बालों वाला छोरा जानता था कि इस कदर के हमलों से वो नहीं हरेगा। और अगले ही पल उसे मेल लीड का जोरदार मुक्का सीधे चेहरे पर पड़ा। इस ताकतवर मुक्के से उसके मुंह से तुरंत खून की धार फूट पड़ी। फिर भी मेल लीड को जरा भी रहम नहीं आया और उसने फिर से एक मुक्का उसके पेट पर दे मारा। इस बार बड़े धमाके के साथ सफेद बालों वाला छोरा हवा में उछल गया। नीचे दोनों की ये जंग देख ऊपर बैठे 2 कैदी बस यही बोल रहे थे कि सच में दोनों हैवान हैं। लेकिन
उन्हें नहीं पता था कि मेल लीड को हैवान कहलाने से सख्त नफरत है, इसलिए अगले ही पल, इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, उनके सिर अपनी जगह से अलग हो गए। अब बारी थी एडवर्ड की, जिसे पकड़ने में मैगोट को सालों लग गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एडवर्ड ने मैगोट का ही डिफेंस वाला जादू इस्तेमाल किया। असल में वो दूसरों की क्षमताएं चुरा सकता था। इतना ही नहीं, उसने हिम्मत करके मेल लीड को चिढ़ाने की भी कोशिश की। पूछा कि पुराने साथी के जादू को देखकर कुछ याद आया, लेकिन अगले ही पल मेल लीड ने जरा सा जोर लगाया और उसकी सुरक्षा का घेरा चकनाचूर हो गया। एडवर्ड उसके सामने था, पंजे सिर्फ इंच भर दूर थे। उसके दिल में बस जलन थी, ये सोचकर कि ये ताकत उसके पास क्यों नहीं। एडवर्ड को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन तभी अंडरग्राउंड चौथे लेवल के हीरो शीरो ने एक लात मारकर मेल लीड को दूर फेंक दिया। बेशक मेल लीड को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त वो और भी ज्यादा एक हैवान लग रहा था। तभी सफेद बालों वाला छोरा चिल्लाकर अपने लोगों को पीछे हटने को बोला, क्योंकि वो चाहता था कि मेल लीड सिर्फ उसके साथ खेले। लेकिन सामने उस हैवानियत भरे इंसान को देख उसे लग रहा था कि वो अभी भी अपनी असली ताकत छुपा रहा है। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि पहले हीरो होने की वजह से और अब जेलर होने की वजह से वो बंधा हुआ है। ऐसा होने देना उसे मंजूर नहीं था। सफेद बालों वाला छोरा उन दोनों के लिए एक ऐसा अखाड़ा बनाना चाहता था जहां कोई बंधन न हो, और जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, उसकी ताकत काम करने लगी। अगले ही पल सबके हैरान होते हुए पूरी जेल हिलने लगी और फिर ये कभी न टूटने वाली जेल अंदर से बाहर की तरफ ढहाने लगी। सफेद बालों वाले छोरे ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मेल लीड पर से सारी पाबंदियां हट जाएं और फिर वो दोनों खुलकर जमकर लड़ सकें। असल में सफेद बालों वाला छोरा अपने हाथों में मेल लीड के भाई को दबाए हुए था। ये सच्चाई सामने आते ही मेल लीड का होश उड़ गया। ये नजारा देख जेलर को अपनी अक्ल पर शक होने लगा और अब वो सब इसी जेल के मलबे में दबने वाले थे। उसी वक्त हजारों लाल लाल परछाइयां अचानक दिखाई दी और जेलर समेत सभी जिंदा सिपाहियों को अपनी सुरक्षा में ले लिया और अगले ही पल वो सब लाल उल्काओं की तरह आसमान में गायब हो गए। सफेद बालों वाला छोरा अपने कर्तव्य को देख रहा था, सोच रहा था कि सच में ये जगह कितनी मजबूत थी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जैसे ही वो पलटा, मेल लीड मुट्ठी बांधे उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। हालांकि उसके सामने एक और स्पेस की सुरंग खुल गई और मेल लीड उसमें गायब हो गया। दरअसल सफेद बालों वाले छोरे की ताकत के चलते यहाँ धूल बहुत उड़ रही थी, इसलिए स्टार कार ने सोचा कि जगह बदल लेनी चाहिए। तभी भूमिगत चौथे लेवल की ताशी ने अचानक एक पत्थर उठाया और उस पर अपनी ताकत लगाने लगी। स्टार कार हैरानी से ये देख रही थी कि ये क्या करना चाहती है। फिर देखते ही देखते वो पत्थर उसके हाथों में एक धारदार तलवार में बदल गया और ताशी ने वो तलवार उठाकर सीधे अपने ही साथी पर चला दी। इस एक वार ने स्पेस में दरार ही पैदा कर दी और वो साथी सचमुच के टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देख स्टार कार की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से वाह निकल गया। फिर उसने तुरंत सबको इकट्ठा होने के लिए एक रास्ता खोला और ताशी से मजे लेते हुए पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। स्टार कार के दोनों साथी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। वो बोले बिना ही सब समझा रहे थे। लोगों ने फैसला किया कि अब इसी वक्त मेल लीड को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन स्टार कार अब भी हार नहीं मानना चाहती थी। वो आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करना चाहती थी। उस वक्त मेल लीड ने किसी और पर ध्यान नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने भाई के पास गया और उसे बड़े गम के साथ अपनी बाहों में उठाकर देखता रहा। तभी स्टार कार उसके सामने आई और दिल से बोली कि वो उनके साथ चले, लेकिन मेल लीड की हालत ऐसी नहीं लग रही थी कि वो कुछ सुन पाएगा। स्टार कार को सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, और अगले ही पल मेल लीड पर हमला हो गया। हमला करने वाला था एडवर्ड, जो मेल लीड की ताकत का बहुत कायल था। उसने कहा कि जब बातचीत टूट ही गई है तो अब इसके वापस ताकतवर होने से पहले ही इसे मार देना चाहिए। ये बात तीसरे चौथे लेवल के बाकी कैदियों को भी मंजूर थी। उन्हें थोड़ा अफसोस तो था, लेकिन उन्हें मेल लीड के जिंदा रहने से ज्यादा डर लग रहा था। हमले की शुरुआत उस बिना चेहरे वाले दैत्याकार ने की, जो आकार में बहुत बड़ा हो गया था। उसने जोरदार मुक्का मेल लीड पर दे मारा। मेल लीड बस अपने भाई को मजबूती से पकड़े रहा। फिर तीसरे चौथे लेवल के बाकी कैदियों ने मिलकर उस पर जमकर हमले किए। ये सिलसिला कितनी देर चला पता नहीं, आखिरकार हमले रुके और शुरू से आखिर तक मेल लीड ने कोई बचाव नहीं किया। लेकिन उसकी हालत देखो, शुरू में जैसा था वैसा ही था। उन सब के हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मेल लीड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इतना किया कि अपने भाई को बचाए रखा। फिर भी वो बिना चेहरे वाला दैत्याकार उसे आखिरी वार करने की सोच रहा था। मुझे लगता है अगर वो वार करता भी तो मेल लीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वार होता होते रह गया, क्योंकि होश में आया सफेद बालों वाला छोरा उसे रोक लिया। वो स्टार कार से चिल्लाकर बोला, स्टार कार, तूने खुद कहा था ना कि बड़ा होने पर मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला सपना है, इसलिए इसे मत मारो। मुझे ये काम खुद करना है। ये सुन एडवर्ड तुरंत बोला कि बकवास मत करो, हमें अभी मौका है इसे खत्म करने का। लेकिन तब स्टार कार ने सबको वापस चलने को कहा। वो सबको देखकर खुशी से बोली कि तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। ये सुन सब चुप हो गए, फिर भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अगले ही पल स्टार कार ने सबके लिए वापस जाने का रास्ता खोल दिया। जब सफेद बालों वाला छोरा जाने लगा, स्टार कार खुशी खुशी उसके पास दौड़ी गई, लेकिन उसने उस खूबसूरत लड़की पर ध्यान तक नहीं दिया। उसकी
सबकी नजरें बस मेल लीड पर ही टिकी थीं। उसने कहा, अगली बार मुलाकात होगी तो मैं जीतूंगा। आखिरकार मेल लीड को छोड़ दिया गया, लेकिन अगर उसे नहीं छोड़ते तब भी वो शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस पूरे मामले में कुल मिलाकर तीसरे लेवल के 8, चौथे लेवल के 5 और 5वें लेवल के 3 कैदी जेल से भाग निकले। लेकिन शायद मेल लीड के लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर ये सब खत्म हो जाते तो बचे हुए सबसे बड़े खलनायक वो खुद बन जाता। जैसा कि वो बूढ़ा जो सब देख रहा था कह रहा था, आने वाले समय में स्टार कार इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगी। अब दुनिया और शोरगुल वाली हो जाएगी। अभी अभी स्टार कार ने पूरी दुनिया के सामने एक धमाकेदार स्पीच दी थी। वो बोली, आगे से वो एक नई दुनिया बनाएगी जिसका नाम होगा अल्फा वर्ल्ड। आप सबका स्वागत है। उसने अपने 2 असिस्टेंट कैनिस और केट से भी मिलवाया। अब असल में ये अल्फा वर्ल्ड है क्या? अल्फा वर्ल्ड गिरे हुए इंसानों को बचाने के लिए बनाई गई दुनिया है। इसे स्टार कार, जो खुद को इंसानों की अगली हव्वा बता रही थी, चलाएगी। तो अल्फा वर्ल्ड का मेंबर बनने लायक कौन है? नई दुनिया में शामिल होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, तुम में जबरदस्त क्षमता होनी चाहिए। दूसरी, तुम उन घटिया इंसानों को शरण नहीं दे सकते जिनका चुनाव नहीं हुआ है। और तीसरी, तुम्हें स्वस्थ और प्रजनन में सक्षम होना चाहिए। अब उन लोगों का क्या होगा जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते? स्टार कार का मानना था कि जिन इंसानों में घटिया जीन्स हैं उनका जीना ही गुनाह है, और जैसे गुनाह की सजा होती है वैसे ही उन सबको भी सजाए मौत दी जानी चाहिए। इसलिए जो कोई भी चुना नहीं गया उसे मार दिया जाएगा। अगले 1 महीने में वो सभी लायक इंसानों को नई दुनिया में शामिल होने का न्योता भेजेंगे। अगर किसी ने ये न्योता ठुकरा दिया तो उसे भी बाहरी समझा जाएगा और मार दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से सोच लेना। आखिर में स्टार कार ने दुआ मांगी, काश सारी इज्जत और शोहरत नए इंसानों को मिले। ये था आपकी भविष्य की हव्वा। स्टार कार का संदेश। नमस्ते। स्टार कार के इस वैश्विक भाषण के बाद एक गुप्त बैठक कक्ष में सन्नाटा पसर गया। यहाँ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही थी। स्टार कार से जुड़ी फाइल सभी बड़े नेताओं के सामने रख दी गई थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि रोशा जैसे हीरो की मौत के बाद ऐसी घटना हो गई। ये तो सबसे जरूरी मामला था जिस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन असली बात शुरू होने से पहले कुछ लोग उन बेकसूर कैदियों के लिए भी आवाज उठाना चाहते थे जिन्हें बेवजह मार दिया गया था। शांति और सद्भाव पार्टी के नेता आइनहाइट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ल्यूक्रस जेल के जेलर ने मेल लीड को बिना किसी को बताए फांसी देने का अधिकार दे दिया। उनका कहना था कि एक आदमी को मनमर्जी से फांसी देने की इजाजत देना बिल्कुल सही नहीं है। उनके मुताबिक इससे बहुत बड़ी अफरा तफरी और दहशत फैल गई है। सच में कितना बड़ा दिल है इनका। बेशक ऐसी बात का विरोध भी हुआ। 2 बार हीरो एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके अथॉरिटी ने जेलर का पक्ष लेते हुए कहा कि उसने सबसे सही फैसला लिया था। आइनहाइट ने कहा कि उसे कम से कम इसकी सूचना तो देनी चाहिए थी, लेकिन अथॉरिटी समझते थे कि समय कम था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये कहते हुए अथॉरिटी ने दोनों के बीच बैठे जस्टिस मिनिस्टर एडजेडो की तरफ देखा। इस पर एडजेडो ने कहा कि हालांकि वो ये नहीं मानते कि एक आदमी को मनमर्जी से फांसी देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे इसलिए ये फैसला समझा जा सकता है। अब इस नतीजे को लेकर फायर ब्रिगेड के चीफ को चिंता थी कि कहीं इससे लोगों को नुकसान न पहुंचे। इस पर पुलिस चीफ ने कहा कि नुकसान तो पहले ही हो चुका है। जब से वो लाइव प्रसारण हुआ है, पब्लिक में सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर की दिलचस्पी इस बात में थी कि क्या इसे जंग का ऐलान माना जाए या सिर्फ जेल तोड़ने की एक वारदात की तरह देखा जाए। तभी पूर्व अध्यक्ष अथॉरिटी ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और बोला, उन कमीने लोगों को पहले ही क्यों नहीं मार दिया गया। उसने सबसे छोटे पुलिस चीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हालत इसलिए हुई क्योंकि तुम लोग फांसी देने में देर करते हो। इस पर पुलिस चीफ को बहुत बुरा लगा। ये सब तो उसके हाथ में नहीं था। अथॉरिटी को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी जगह किसी और ने ले ली। वो बोले, अगर वो अब भी अध्यक्ष होते तो इन सबको बिना किसी ट्रायल के मौत के घाट उतार चुके होते। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि हीरो को खतरे में पड़ने पर भी कैदियों को मनमर्जी से सजा नहीं देनी चाहिए। उनके मुताबिक जब से रोशा अध्यक्ष बनी, दुनिया में गड़बड़ शुरू हो गई। लेकिन अथॉरिटी की बात का किसी ने समर्थन नहीं किया क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते हुए ज्यादातर हीरो समस्याग्रस्त थे। इस पर अथॉरिटी ने गुस्से से पूछा, तो क्या हुआ? कम से कम उन्हें हीरो की कुर्सी पर बिठाकर तो काबू किया जा सकता था। ये इससे बेहतर है कि वो खलनायक ही बन जाए। कुछ लोगों को हीरो के इस खोखले दर्जे की कोई अहमियत नहीं लगती, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब रोशा अध्यक्ष बनी तो जो लोग हीरो बन सकते थे वो खलनायक बन गए और उससे और ज्यादा समस्याएं पैदा हुई। इस पर फायर चीफ ने सख्त लहजे में कहा कि आपके दिमाग में हीरो की जो तस्वीर है वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। ये सुन अथॉरिटी को ऐसा लगा जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। वो बोले, तुम लोग बस आदर्शों की काल्पनिक दुनिया में जीते हो। असलियत जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो नहीं दिखती। तब वर्ल्ड प्रेसिडेंट बेजेट ने उनकी बहस को बीच में रोका। उसने पूछा, पता नहीं अगर रोशा आज यहाँ होती तो क्या कहती। सबकी नजरें लंबी मेज के एकदम आखिरी छोर पर पड़ी जहाँ एक कुर्सी खाली पड़ी थी। बैठक खत्म हुई। अथॉरिटी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो उन लोगों से बहुत नाराज था। उसे समझ नहीं आया
कि इतनी बेकार की बातों में समय क्यों बर्बाद किया, उन सबको मार डालो बस। दूसरी तरफ जब मेल लीड को होश आया तो वो खुद को लोगों से भरी सड़क पर पाया। अचानक से ऐसे अजीब आदमी को देखकर लोग रुककर देखने लगे, उत्सुक थे कि ये कौन है। लेकिन अगले ही पल मेल लीड के पैरों के नीचे फिर से एक स्पेस की सुरंग खुली और वो वहां से गायब हो गया। ये देख राहगीर हैरान रह गए और जब मेल लीड फिर से कहीं दिखा तो उसके ठीक ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा उल्कापिंड लटक रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये फिर से सफेद बालों वाले छोरे का ही कमाल था। मेल लीड को आता देख सफेद बालों वाले छोरे के मुंह से एक ही शब्द निकला, बिखर जा। और उसके कहते ही वो विशाल पिंड टुकड़ों में बिखर गया और उसका जबरदस्त धक्का सीधा मेल लीड पर आ लगा। जब सब कुछ साफ हुआ वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा रह गया था। ये देख सफेद बालों वाला छोरा धीरे से उस गड्ढे में उतरा। तब तक मेल लीड वहां आधा घुटनों के बल बैठा था। पिछला धक्का इतना जोरदार था कि मेल लीड को भी काफी चोट आई थी और उसके चेहरे का मास्क भी फट गया था। बाकी सब लोग दूर खड़े होकर नीचे दोनों की लड़ाई देख रहे थे। स्टार कार ने सबको चेतावनी दे दी थी कि किसी को भी उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। भूमिगत तीसरे चौथे लेवल के कैदी स्टार कार की बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि उसने उनकी इच्छाओं का सहारा लिया था। वो उन इच्छाओं का इस्तेमाल करती है जो हर इंसान में होती है और इसी तरह वो इन सब कैदियों को अपने अल्फा वर्ल्ड में शामिल कराने में कामयाब रही थी। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए स्टार कार का कहना था कि उसे बहुत अफसोस है, मगर अगर उन्होंने इनकार किया तो उन्हें मरना होगा। जब सफेद बालों वाले छोरे की बारी आई, उसने सुना कि ये लोग एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं और स्टार कार पहले मेल लीड से शादी करके फिर उससे शादी करेगी, तो वो हंसते हंसते लौटपोट हो गया। वो बोला, सच में तुम बहुत मजेदार हो। स्टार कार को खुशी हुई कि उसे ये बात पसंद आई, लेकिन सफेद बालों वाले छोरे की नजरों में औरतें कोई मायने नहीं रखती। उसकी दिलचस्पी तो सिर्फ मेल लीड में थी। ये सुन स्टार कार अचानक से सतर्क हो गई। उसने छोरे को समझाने की कोशिश की कि उसे सिर्फ फिलहाल के मजे के पीछे नहीं भागना चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए। आखिर अगर मेल लीड मर गया तो उसे जीने में मजा कहाँ आएगा। लेकिन सफेद बालों वाले छोरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो शायद उसके साथ ही मरेगा। ये सुन स्टार कार थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने एक और भी अच्छा सुझाव दिया। उसने कहा, अगर वो पहले मेल लीड से एक बच्चा पैदा करे फिर तुमसे दूसरा, तो तुम्हारे पास खेलने के लिए दो बहुत बढ़िया खिलौने होंगे और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी और तुम मेल लीड के साथ और भी जमकर खेल पाओगे। आखिर में स्टार कार ने सफेद बालों वाले छोरे से वादा किया कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो उसे कभी बोरियत नहीं होगी। ये तर्क सफेद बालों वाले छोरे को पसंद आ गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था कि वो इस औरत से प्यार नहीं करता तो शादी कैसे करेगा। सफेद बालों वाला छोरा अभी बहुत भोला था, शादी के लिए प्यार की क्या जरूरत। हालांकि स्टार कार को खुद पर भरोसा था। उसे यकीन था कि जब समय आएगा तो सफेद बालों वाला छोरा उससे प्यार करने लगेगा। अब वक्त वापस लड़ाई के उस पल पर आता है जब मेल लीड ने सफेद बालों वाले छोरे के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। इस चोट से वो दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार बह निकली, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि इतनी भारी चोट भी उसे बस मामूली लगी। उसने अपने मुंह के किनारे से खून पोंछा और सोचा कि एक हाथ से काम करना अब मुश्किल हो रहा है। साथ ही वो चाहता था कि मेल लीड कुछ बोले। क्या वो हमेशा चुप ही रहेगा या फिर इस रूप में वो बोल ही नहीं सकता। मेल लीड को और ज्यादा उकसाने के लिए सफेद बालों वाले छोरे ने अपने हाथ में दबाए उस मांस के गोले को उठाया और पूछा, पता है ये क्या है? ये तेरा भाई है। ये सुनते ही मेल लीड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। होश हवास रखने वाली आखिरी डोर टूट गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले और वो एक जख्मी हैवान की तरह चीखता हुआ उस पर टूट पड़ा। वहीं सामने सफेद बालों वाला छोरा बिल्कुल शांत खड़ा था और बोला, लगता है तू बोल तो सकता है। अभी अभी मेल लीड गुस्से से सफेद बालों वाले छोरे की तरफ झपटा था और सफेद बालों वाले छोरे ने हाथ उठाते ही जमीन के ढेर सारे पत्थर हवा में उड़ गए और तीर की तरह मेल लीड पर निशाना साध लिया। लेकिन मेल लीड को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस एक मुक्का मारा और सब पत्थर उड़ गए। हालांकि अगले ही पल उसकी मुट्ठी हवा में ही अटक गई क्योंकि उसके सामने उसका भाई खड़ा था। बस इसी झटके में मेल लीड फिर से उछल गया। सफेद बालों वाला छोरा समझ गया कि ये तो मानो इस चीज पर चोट नहीं कर सकता। उसे एक नया ख्याल आया। वो बोला, अगर मैं इसे खा जाऊं तो क्या तू हम पर हमला नहीं कर पाएगा? लेकिन ये इतना बड़ा है कि एक बार में खाया नहीं जा सकता, तो चलो पहले इसे थोड़ा दबा लो। उसके ये कहते ही उसे मेल लीड का जोरदार लात सीने पर पड़ा और मुंह से फिर खून निकल आया। उसके बाद लगातार मुक्के पड़ते रहे। एक काफी नहीं तो दूसरा। उसकी गूंज पूरे आसमान में फैल गई। दूर खड़े कैदी बड़े आराम से ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें क्या, मार तो उसी पर पड़ रही थी। लेकिन सफेद बालों वाला छोरा हार मानने वाला नहीं था। उसने मेल लीड का हाथ पकड़ा जो उसका गला दबा रहा था और अचानक एक रोशनी चमकी। उसकी ताकत काम करने लगी और आसमान की तरफ एक सफेद किरण दौड़ गई। ये नजारा देख सब हैरान रह गए। स्टार कार को लगा कि ये नजारा कितना खूबसूरत है। काश ये दोनों आपस में लड़ने की जगह दोस्त बन जाते। लेकिन उसके साथियों को ये नामुमकिन लग रहा था। उनका ये भी कहना था कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। सफेद बालों वाले छोरे का ये हमला सच में कमाल का था। मेल लीड की एनर्जी एकदम बिखर गई। बेशक सफेद बालों वाला छोरा भी बुरी तरह घायल हो गया था। उठने लायक भी नहीं बचा था। उस वक्त मेल लीड कांपते हुए धीरे धीरे उठा। ये देख सफेद
बालों वाले छोरे की आंखें फटी रह गईं। मेल लीड के चारों तरफ अनगिनत लाल लाल परछाइयां मानो जिंदा हों इधर उधर फैल रही थीं। बाहर खड़े कैदी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये क्या है? लाल परछाइयों ने आपस में जुड़कर एक लाल रंग का गुंबद बना दिया जिसमें दोनों कैद हो गए। ये देख सफेद बालों वाला छोरा जोर से हंसने लगा। वो बोला, तेरे पास और कितनी ताकतें छुपी हैं। सच में तू बहुत गहरा आदमी है। लेकिन उस वक्त सफेद बालों वाले छोरे को और भी उत्सुकता थी कि मेल लीड को इंसानों को मारने में कैसा लगता है। आखिर इंसान इतने कमजोर होते हैं कि जरा सा छूते ही मिट जाते हैं। उन पर गुस्सा निकालने का मजा ही नहीं आता। मेल लीड ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन सफेद बालों वाला छोरा कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि मेल लीड सिर्फ उसके साथ लड़ते वक्त ही बिना रुके अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता है और बाकी कचरे के साथ उसे खुद को रोकना पड़ता है। बेशक मेल लीड को लगता था कि उसे उन लोगों से कितना लगाव है ये वो नहीं समझ सकता। सफेद बालों वाला छोरा ये तो नहीं समझा, लेकिन वो जानता था कि उसका शरीर अब और नहीं झेल पाएगा। अगली चोट ही उसकी आखिरी साबित होगी। फिर भी उसे कोई डर नहीं था। बस थोड़ा सा अफसोस था कि अगर वो स्टार कार के कहने के मुताबिक बड़ा हो जाता तो क्या उसे हरा पाता। इस पर मेल लीड ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि आज तू यहीं मरेगा। अगले ही पल एक धमाका हुआ और उस लाल गुंबद में जोरदार हलचल मच गई। स्टार कार बुरी तरह घबराई हुई ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। उसे सफेद बालों वाले छोरे की चिंता थी, इसलिए उसने तुरंत एक रास्ता खोला और अंदर देखा। वहां सफेद बालों वाला छोरा अनगिनत खूनी धारियों से बिंधा पड़ा था। आखिरकार वो मारा गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से जी उठेगा, वरना मेल लीड जैसा ड्रैगन को मारने वाला हीरो खुद ड्रैगन बनने के खतरे में पड़ जाएगा। स्टार कार ने उसे उस हालत में देखा तो तुरंत बाहर निकाला और जल्दी से दूसरों को बुलाया। जिनमें से एक आदमी जो चंगा कर सकता था उसने सीधे अपना हाथ छोरे की छाती में डालकर उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छी बात यह रही कि उसने अपने दिल की आखिरी धड़कन बचा ली थी। सच में ये लड़ने की जबरदस्त सूझबूझ है। उस आदमी ने छोरे को ठीक कर दिया और साथ ही मेल लीड की ताकत को अपने अंदर खींच लिया। उसने अपनी बाहों पर लिपटी उन खूनी लकीरों को देखा तो उसके दिल में एक बेचैनी सी दौड़ गई। ये सब उस मदर टेरेसा जैसी रोजा की गलती है। जब से रोजा हीरो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है, उसके साथ कोरेक्टिविज्म सपोर्ट करने वाले 4 लोग हैं और पनिशमेंटिज्म सपोर्ट करने वाले यूटोपिया डी समेत सिर्फ 2। एक आदमी और है जो बस चुप रहता है, अपने को अलग रखता है। वोटिंग पावर 4 बनाम 2 है, इसलिए उनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं। यहाँ तक कि अभी के प्रेसिडेंट भी रोजा का ही साथ देते हैं। लेकिन अब हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की सीट खाली है। अगर उनके ख्यालों वाला कोई आदमी उस कुर्सी पर बैठ जाए तो बराबरी आ जाएगी और तब उनकी बातों की अहमियत होगी। इसलिए अब वो जा रहा है पुराने हीरो जू जियांगलियू से मिलने। उसे यकीन है कि बाकी लोगों ने भी अब हरकत शुरू कर दी होगी। हालांकि जू जियांगलियू कभी रोजा के बहुत करीब था, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, है ना? इसलिए वो ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो, हमें जू जियांगलियू से मिलना है। उस वक्त हमारा हीरो बिना हिले डुले हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। लेकिन ये इलाज शायद कुछ खास काम नहीं करेगा, क्योंकि जब इंसान के मन में जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तब दवा क्या करेगी। अभी वो बस जीने से ऊब चुका है। अगर वो दोबारा हिम्मत जुटा ले तो शायद उसी वक्त पूरी तरह ठीक हो जाए। एक हीरो अपराधियों को मार क्यों नहीं सकता? जब वो पहली बार हीरो बना था तब से यही सवाल उसके दिमाग में था। इसलिए वो अपनी टीम के साथियों से जवाब ढूंढता था। लेकिन बदकिस्मती से वो सब मदर टेरेसा बने घूमते थे और उससे ये भी पूछ लेते कि उन्हें मारना क्यों जरूरी है। रोजा ने उससे कहा था कि हीरो का काम लोगों को बचाना है, मारना नहीं। उसने उसे साथ में लोगों को बचाने की दावत दी और कहा कि एक दिन वो खुद ये बात समझ जाएगा। लेकिन अफसोस, उस दिन के आने से पहले ही उन्हें अपनी चॉइस की कीमत चुकानी पड़ गई। और फिर ऐसा कुछ हो जाने के बाद भी कुछ लोग हैं जो अब भी सोचते हैं कि अपराधी सुधर जाएंगे। ये देखकर सफेद बालों वाले उस लड़के को भी बड़ा मजाक लगा। इतना सब हो जाने के बाद भी कोई इतना भोला कैसे हो सकता है, ये सोचकर वो हैरान था। हमारा हीरो डरावने सपने से अचानक उछल कर जाग जाता है। जोर जोर से सांस लेते हुए अपने दिल का दर्द शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास से एक आवाज आती है, जाग गए जू जियांगलियू। आने वाला शख्स उसका पुराना जान पहचान वाला है, मार्गोट का बड़ा चेला लिव्स। उसकी ये हालत देखकर वो प्यार से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और पहले उसकी मदद न कर पाने के लिए माफी भी मांगता है। उसने सुना था कि जेल में कुछ हादसा हुआ था, लेकिन इतना बुरा होगा उसने सोचा नहीं था। वो असल में चिंतित है कि कहीं वो सही में ठीक तो है ना। उसने जेल में उसे जो काम करना था उसके बारे में सुना था। असल में हमारा हीरो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सारे अपराधियों को मार नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत दुख है। तभी वो सामने वाले से पूछता है, तुम भी मुझे यही बताने आए हो कि अपराधियों को नहीं मारना चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं अब हीरो नहीं हूँ। ये सुनकर लिव्स चुप हो जाता है। फिर वो उसे समझाने लगता है। आगे चलकर वो लोग एक नई हीरो एसोसिएशन बनाने वाले हैं और कुछ समय के लिए वो खुद उसका प्रेसिडेंट बनेगा। वो इतनी दूर उसे बुलाने के लिए ही आया है, लेकिन हमारे हीरो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने तो पहले ही कह दिया था कि वो अब हीरो नहीं है। जैसे ही वो ठीक होगा उसे जो करना है वो करके छोड़ेगा। लिव्स उसे और समझाना चाहता है, लेकिन तभी अचानक एक और आवाज आती है, बहुत खूब कहा हीरो जू जियांगलियू। आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि पिछले 2 हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके यूटोपिया डी हैं। उसे हमारे हीरो का ये काम बहुत पसंद है और उसके दुख में वो उसके साथ है।
लेकिन वो उसे बताता है कि अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अब अगला हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वो खुद बनेगा और वो हीरोज को मौत की सजा देने का हक देगा। ये सुनकर लिव्स को बड़ा झटका लगता है। वर्ल्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन उटोपिया डी कहता है कि वो अपनी वो पोजीशन छोड़ देगा ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। असल में वो शुरू में ये पूछने आया था कि क्या उस आदमी को उस कुर्सी पर बैठने में दिलचस्पी है, लेकिन अब देखकर लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो बस हेलो बोलने आ गया। इतना कहकर वो उसे जल्द ठीक होने की दुआ देता है और वहां से चला जाता है। अब लिव्स थोड़ा घबरा जाता है। वो जोर से उसके पीछे चिल्लाता है, आपको लगता है कोई आपको वोट देगा? ये सुनकर उटोपिया डी जोर से मुस्कुराता है। तो फिर देखते हैं। हालात बिगड़ते देख लिव्स फिर से हमारे हीरो से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो थक गया है और बिना कोई भाव दिखाए उसे जाने के लिए कहता है। लिव्स हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि चीजें यहाँ तक कैसे पहुंच गई। उटोपिया डी अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। हर कोई उस आदमी को अपने पाले में करने में लगा है। जब से सुपर पावर वाले लोग आए हैं, दुनिया बदल गई है। हर संगठन किसी न किसी एक ताकतवर इंसान पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल शायद उस आदमी द्वारा अपराधियों को मारने के मामले पर चर्चा करे और क्या उसे मौत की सजा देने का हक दिया जाना चाहिए या नहीं। उटोपिया डी खुद भी ये नहीं कह सकता कि अभी के कानून के हिसाब से उस आदमी ने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कानून ऐसा कहता है तो उसे बदलने में क्या हर्ज है। सुप्रीम मीटिंग फिर से बुलाई जाती है। हारमनी पार्टी के लीडर अब भी उस जेल के डायरेक्टर की जिम्मेदारी तय करने पर अड़े हैं, जिसने बिना किसी से पूछे उस आदमी को मौत की सजा देने का हक दे दिया था। इस पर कोई बोलता है, वो तो एक स्पेशल केस था ना, ऐसे वक्त में तो एक आंख बंद करके देख लेना चाहिए। अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए हारमनी पार्टी के लीडर अभी और चिल्लाना ही चाहते थे कि उटोपिया डी बीच में बोल पड़ता है, तुम कोई इफेक्टिव प्लान तो लाओ। वो कहता है, ये सब बेकार की आइडियल सिचुएशन की बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। आइडियल सिचुएशन? आइनहार्ट कहता है कि उसने तो एक सॉल्यूशन निकाला है। हाँ, एक प्लान है, लेकिन पुलिस चीफ कहता है कि उसने तो कभी उस प्लान को हाँ नहीं कहा और उसका प्लान ये था कि हीरो सिर्फ अपराधियों को पकड़ें और उन्हें कानून के हवाले कर दें। उटोपिया डी के लिए ये एक बहुत बड़ा मजाक था। दोनों के बीच आग बढ़ती देख प्रेसिडेंट उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? और उटोपिया डी इसी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, चलो एक वोटिंग करवाते हैं। पूरे देश के लोगों से वोट करवाते हैं कि क्या हमारे हीरो को अपराधियों को मौत की सजा देने का हक मिलना चाहिए या नहीं। इसके लिए वो कानून भी बदल सकते हैं। तो तुम इसके लिए हाँ हो या ना? क्या हीरो जो जियांगलियो को मौत की सजा देने का हक दिया जाए? उस आदमी के अधिकार को लेकर चल रही बहस को खत्म करने के लिए हीरो एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट उटोपिया डी ने जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, आखिर हम सब जनता की सेवा के लिए हैं, तो जनता को फैसला लेने का हक है। लेकिन ये प्रस्ताव कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आइनहार्ट को ये बहुमत का वोट खतरनाक लगा। उटोपिया डी बिना पीछे हटे उससे बोला, तो तुम पूरे देश की जनता को नजरअंदाज कर रहे हो। उसे अच्छी तरह पता था कि वो क्यों इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि आइनहार्ट जानता था कि अगर जनता से वोट करवाया गया तो वो हार जाएगा। उटोपिया डी उस बेवकूफ से मुंह मोड़कर प्रेसिडेंट से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा प्रेसिडेंट? उसके सवाल के बाद सबकी निगाहें प्रेसिडेंट पर टिक गईं। कुछ देर सोचकर प्रेसिडेंट ने फैसला सुनाया, ठीक है, तो जनमत संग्रह करवा दो। 2 हफ्ते बाद जनमत संग्रह के नतीजे आ गए। हाँ में वोट करने वाले 88% थे और ना में सिर्फ 12%। हाँ में वोट करने वालों की भारी बहुमत थी। उटोपिया डी मुस्कुराते हुए आइनहार्ट की तरफ देखता है। ये तो बिल्कुल सीधी बात थी। हाँ में वोट करने वालों का कहना था कि अभी जो हालात हैं उसे युद्ध जैसा माना जाना चाहिए। जब उन लोगों ने खुद इंसान होना छोड़ दिया है तो उन पर इंसानों वाले कानून लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने आइडियल चीजों के पीछे भागकर ये सब किया। इसलिए सिर्फ हमारे हीरो को ही नहीं बल्कि सभी हीरोज को मारने का हक मिलना चाहिए। वहीं ना में वोट करने वालों का डर था कि हमारे हीरो जू जियांगलियो इस वक्त जिस हालत में हैं, क्या वो सही फैसला ले पाएंगे, और किसी एक इंसान को मारने का अधिकार देने से वही पुरानी समस्या फिर से खड़ी हो सकती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।